चार क्वेश्चन तो हमें भी आते हैं मित्र। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत सिंपल में कि दूसरी वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतने प्यार से इतनी इजीली समझाया जाएगा। जो कि कब आया था? 1 सितंबर 1872 में। बहुत इजीली बताऊंगा कि और कोई सी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेंगे, बहुत है। और बहुत इजीली इतने पार्ट्स पार्ट्स बना के बताऊंगा कि हर एक पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ पाए, कहीं पे लोड ना पड़े। ज़्यादा लंबी वीडियोस इसलिए नहीं रखूंगा। तो बेसिकली देखिए इसके कितने सारे, तो देखा जाए तो कितने सेक्शन है इसके टोटल, 1 से लेके 266 तक। आपको इसमें से सारे के सारे याद नहीं करने हैं, जिसमें से बाद में आपका सेल्स एंड गुड्स अलग हो गया था, पार्टनरशिप एक्ट अलग हो गया था। इन दोनों को एक साथ मिला के ये अलग हो गए थे। आपको अभी मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने। आपको सिर्फ जनरल चीज़ें इनकी जाननी है सबकी। ये दोनों अगर आप सीए वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए आपको इन दोनों को डिटेल में डेप्थ में जाना पड़ेगा, लेकिन लॉ में नहीं जाना पड़ेगा। 210 जैसे आपका सेक्शन 1 बताता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया भर में लागू होता है। सेक्शन 2 आपकी डेफिनेशन है। फिर सेक्शन 3 आपका बताता है कि एक्सेप्टेंस कैसे ली जा सकती है, बाय एक्ट ओमिशन। तो आपको ऐसे करके एक एक सेक्शन नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ोगे तब तो बहुत आगे तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और लॉ को पढ़ने का ये तरीका नहीं है। तो आपको इसकी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से बताएंगे। ये बेसिक्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, हमेशा याद रखिएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब है? ये बहुत बड़ी बात है जो हमेशा याद रखनी है। बहुत इजी होएगा ये, अगर याद हुआ तो याद हो ही जाएगा ऑब्वियसली। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये बात ज़रूरी नहीं है। क्यों? याद रखना हमेशा, एग्रीमेंट स्टेज तक तो सब पहुंचते हैं, फिर जो सेक्शन 10 के पॉइंट्स को कवर करता है वही बनता है कॉन्ट्रैक्ट। यानी एग्रीमेंट तो ये भी हो जाता है, ओए मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, ये छोटी छोटी चीज़ों पे एग्रीमेंट हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तक जाना वो मुश्किल है। कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी लाइफ में हर जगह है, एक चाय की कटिंग खरीदने से लेके एक मल्टी करोड़ बिजनेस डील साइन करने तक। पर कभी ये सोचा है कि हमें इसके लिए लॉ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये कहाँ से आया और ये कहाँ कहाँ तक अप्लाई होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में भी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के हिसाब से उसमें 12 पार्ट है, तो इसलिए हम 12 चैप्टर बनाएंगे। और आज हमारा पहला चैप्टर होगा पर्पस, एवोल्यूशन एंड स्कोप। तो लेट्स स्टार्ट विद पर्पस ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। माफ़ करना, मुझे थोड़ा सा जुकाम है और मेरी नाक थोड़ी सी बंद है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लॉ बनाने की ज़रूरत कैसे पड़ी? क्या पर्पस रहा इसका? ये बनाया जाता है कुछ सर्टेनिटी, कुछ फेयरनेस और ट्रस्ट, भरोसे को लेकर। अगर ये चीजें ना हो तो इसके बिना वादे सिर्फ और सिर्फ खाली वर्ड, खोखले रह जाएंगे। अब ये पुराना टाइम तो है नहीं कि वचन दिया है तो निभाना पड़ेगा, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो आज के टाइम पे अप्लाई नहीं होता है, जिसके कारण हमें कुछ लॉज बनाने की जरूरत पड़ी। पर्पस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर्पस क्या है इसका? फर्स्ट, टू एनफोर्स प्रोमिसेस। अगर ए ने बोला है कि वो बी को अपनी गाड़ी देगा 2 लाख रुपए में, तो दोनों को इस बात से निश्चिंत होना चाहिए ना कि हाँ ये पक्का उसे गाड़ी दे देगा। तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आती है वो कैसे आएगी? जब वो प्रॉमिस लीगली बाइंड होगा करने के लिए। तो टू एनफोर्स प्रोमिसेस। सेकेंड है टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे अभी आपने देखा बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट को बोला कि हाँ हम आपको इतने रुपए देंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब उन्होंने सिर्फ मुंह से बोल दिया, तो क्या वो चीज़ आगे बढ़ेगी? क्या और बिजनेसेस आएंगे और लोग आने के लिए प्रेरणादायक लोग आना चाहेंगे? और वो तब आएंगे जब उन्हें पक्का एश्योरेंस होगा, एग्रीमेंट पे लिखा हुआ होगा। जब उस बात की एग्रीमेंट होगी तभी वो लोग आएंगे कि हाँ वो पक्का है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है तो वो उसे देगी ही देगी, क्योंकि वो लीगली बाइंड हो चुके हैं इसके लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एंटर हो चुके हैं इसके लिए। तीसरा, टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड रेमेडीज। अगर किसी भी एक पार्टी ने जो है अपना रूल तोड़ा है, लाइक अभी जो है गवर्नमेंट ने वादा किया लेकिन बिहार गवर्नमेंट को पैसे नहीं दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो क्या करेगा? लीगल रेमेडीज लेगा। ए ने कहा था कि वो अपनी कार बेचेगा बी को 2 लाख रुपए में, बाद में वो किसी बात से मुकर जाता है कि नहीं मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, या मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, सामने वाली पार्टी मुझे दूसरा दे रहे किसी भी रीजन से, या बाद में बी कहता है नहीं मेरे पास 2 लाख अभी नहीं है मैं नहीं लूंगा। तो किसी भी बात से कुछ चेंज हुआ तो वहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होएगा और इस बात के लिए उसे
कंपनसेशन भी मिलेगा। देखा जाए किस तरीके से उस सिचुएशन को सॉल्व किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, टू रिड्यूस डिस्प्यूट्स। यहाँ पे एकदम क्लियर सब कुछ मेंशन होएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होएगा, ताकि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। लाइक बाद में इस बंदे ने बोला कि नहीं, अब मैंने तो 2 नहीं 3 लाख बोले थे, 5 लाख बोले थे, 2 लाख में कौन सी गाड़ी आ रही है, महंगाई इतनी हो गई, 5 लाख की बात हुई थी। तो इसी बात के लिए एकदम क्लैरिटी के लिए स्टार्टिंग में ही एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, ताकि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, हर एक रूल क्लियर हो। लाइक एक बिजनेस हुआ, 4 बंदों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो स्टार्टिंग में ही रूल लिखा जाएगा कि चारों में से मान लो कभी किसी कोई एक्सपायर हो गया, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है उस बिजनेस में उनकी फैमिली से कोई आएगा या फिर आपस के पार्टनर्स में ही उसके शेयर बढ़ जाएंगे। तो वो रूल्स हर बार क्लियर होना ज़रूरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। अब बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो पहले तो ये आज से नहीं चलते आ रहा है, ये पुराने एशियन टाइम से था, एशियन प्रैक्टिसेस। ये चीज़ें आपके 20 नंबर वाले क्वेश्चंस में आ सकती है, एक साथ तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी। लास्ट टाइम भी आ चुका था जब मैंने दिया था ये। तो पहले एशियन प्रैक्टिसेस, पुराने टाइम पे धर्मशास्त्र का यूज़ किया जाता था। धर्मशास्त्र होते थे, लोकल कस्टम्स होते थे, लोगों का एक दूसरे पे ट्रस्ट था, मोरल ड्यूटीज़ होती थी। उस टाइम पे जबकि कोई यूनिफॉर्म कोडिफाइड लॉ नहीं था, कोई कोडिफाइड नहीं थे लॉज, स्टिल ये चीज़ें धर्म के नाम पे चलती थी और उस टाइम बढ़िया चलती थी। आज लॉ कॉडिफाइड है फिर भी नहीं चल रही है। उस टाइम आपने अक्सर सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो भी होता था तुम्हें 100% करना ही करना है, तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते हो। तो ये पुराने एशियन टाइम पे चलते आया। इसके बाद सेकंड है हमारा इंग्लिश इन्फ्लुएंस। वैसे इससे पहले जो है आपका आया था मुगल एरा। नॉर्मली उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज, ये चीजें एंड कब हुई थी? तो मुगल एरा में एंड हुई थी हमारी एशियन प्रैक्टिसेस। तो अब इंग्लिश एरा में जिन्होंने दूसरों के साथ गद्दारी करी थी, जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया, अब वो लोग जो है कैसे कि हमारे साथ धोखा ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने प्रॉपर एग्रीमेंट्स बनाए, सिस्टमेटिक रूल्स बनाए, क्योंकि उनको पता था ये धोखा कैसे होता है। तो अंग्रेजों ने ये वाले रूल्स इंट्रोड्यूस किए जो आज भी चल रहा है, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाला, जिसे कि टर्निंग पॉइंट बताया जाता है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। याद रखना हमेशा 1872 बहुत काम का है। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा 1872। इसने स्टार्टिंग में ही कवर किए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप्स, हमारे जितने भी सारे मेन एस्पेक्ट्स थे उन सबको इसने कवर किया। पार्टनरशिप के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें थी, और टाइम के साथ चलते हुए पार्टनरशिप्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ये सारे अलग हो गए। पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सारे सेपरेट हो गए, अलग। और आज का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेनली जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसीज के बारे में बात करता है। अब मॉडर्न रेलिवेंस, हम बात करेंगे मॉडर्न रेलिवेंस के बारे में। इवन 150 साल हो चुके हैं हमारे अभी वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, और उसे अभी भी रेलिवेंट बताया जाता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, वो चेंज होता रहता है, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं जस्टिस, इक्वालिटी और गुड्स और कंसाइंस को देख के। अब टॉपिक है स्कोप ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या स्कोप है? स्कोप का मतलब आप जानते हैं, साइंस लिया तो आगे क्या स्कोप हो सकता है, बंदा आगे क्या क्या बन सकता है। जरूरी नहीं कि वो मेडिकल में ही जाए, इंजीनियरिंग भी कर सकता है। तो स्कोप का मतलब ये है। स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ? इट कवर्स ऑल टाइप ऑफ एग्रीमेंट दैट आर मेड वॉलंटरी, जो कि फ्री विल से किए गए हो, स्वेच्छा से बनाए गए हो, बिटवीन कॉम्पिटेंट पार्टीज, सक्षम पक्षों के द्वारा। ये नहीं कि कोई बच्चा है उसमें, नाबालिग है, या कोई मेंटली रूप से थोड़ा सा पीछे है, मेंटली चैलेंज है। थर्ड है फॉर अ लॉफुल पर्पस, यानी कानूनी उद्देश्य के लिए। ये नहीं कि जो है कुछ किसी को मारने की प्लानिंग की, मर्डर प्लान्स, इन बातों पे एग्रीमेंट नहीं बन सकता है, जो कि इलीगल है। गांजा बेचने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आप नहीं कर सकते हैं। तो लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए, सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के साथ। और ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है? बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कुछ खरीदना, बेचना, कोई सर्विसेज के लिए, पहला।
फिर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स, कोई नौकरी संबंधित या कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट हम जानते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कोई ज़मीन की लेन देन, किसी प्रॉपर्टी की लेन देन। प्रॉपर्टी भी एक का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं, वह आगे आपको बताएंगे प्रॉपर्टी की प्रॉपर डेफिनेशंस। सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट लाइक लॉयर्स, डॉक्टर, बिल्डर, ये लोग सैलरी नहीं लेते, ये सर्विसेज लेते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट और सर्विस दोनों में डिफरेंस है जो आपको पता चलेगा। फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसीज। और ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है ये कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जिसके बारे में बात की, बिना कंसिडरेशन के हुए एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट जो कि इलीगल चीज़ों के बारे में बातें कर रहा है। कोई कह रहा है कि नहीं आप ज़िंदगी भर मेरे गुलाम बन के रहो, इलीगल चीज़ है तो ये नहीं होगा। गांजा बेचना, गन बेचना, इलीगल चीज़ों पे एग्रीमेंट नहीं कर सकते। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट विदाउट लीगल इंटेंशन, जैसे कोई सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट करो कि हाँ हमारे बीच ये एग्रीमेंट होगा, लेकिन अगर कुछ होता है तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। मान लो कि हमने तुमसे ये सामान खरीदा, तुम हमें ये सामान दोगे इतने रुपए में, लेकिन अगर तुम्हें नहीं देते हो तो तुम्हें जो है हमें कोर्ट पे जाने का ऑप्शन नहीं है। तुम मुझे इतने रुपए की पेनल्टी पे करोगे, इतने रुपए मुआवजे दोगे, और हमारा कोर्ट में जाने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो ये वाले एग्रीमेंट्स बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। चौथा, टेरिटोरियल स्कोप, कहाँ तक ये अप्लाई होता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई टू होल इंडिया, पूरे भारत भर में अप्लाई होता है ये, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, JNK को छोड़ के। और अगर कोई फॉरेनर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी इंडियन पार्टी से तो वहाँ पे भी ICA अप्लाई होगा। तो काइंड ऑफ रिवीजन, पहले तो पर्पस ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ रेफरी और इन द गेम ऑफ प्रोमिसेस। अगर प्रोमिसेस का एक गेम हो रहा है तो फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे रेफरी है, वो इंश्योर करेगा कि सारे रूल्स बराबर से फॉलोज हो, कोई किसी रूल को ना तोड़े, और अगर तोड़ता है तो उसे एक बराबर पेनल्टी मिलेगी। सेकेंड है हमारा इवोल्यूशन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे समराइज करें तो एशियंट मोरालिटी और मॉडर्न लीगल सिस्टम दोनों को मिला के बनाया गया है। और स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अम्ब्रेला की तरह है। इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी प्रॉमिस दैट पीपल मेक फॉर बिजनेस और लीगल पर्पसेस, बट इट डजंट बोदर अबाउट कैजुअल प्रॉमिसेस लाइक आई विल कॉल यू टुमारो। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर नहीं किया जाता है। बस इसे और लंबा नहीं करेंगे कि जो भी पढ़ा है वो भी भूल जाए, अपना टू द टॉपिक रखेंगे। आगे का अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। एक गैप लेके ज़रूर देखना, लेकिन डायरेक्ट कभी ना देखे, मैं यही सजेस्ट करूंगा। बीच में 5 मिनट का गैप ज़रूर ले, भले कितने भी मिनट की वीडियो देखें, उस 5 मिनट के गैप में खुद से सारी एक बार समराइज करना, उसके बाद अगली वीडियो ज़रूर। और अगली वीडियो देखने के लिए ऊपर आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करें। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरी वीडियो उस पेज को बनाएगी जिसे अगर स्किप किया तो कॉन्ट्रैक्ट में कई सारे टॉपिक्स आपके कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। एकदम जो बेसिक वाले टॉपिक्स है, बेसिक चीज़ें इसकी, अगर आपका बेस क्लियर तब तो वेल एंड गुड, आप आगे बढ़ सकते हैं, ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट अगर बेसिक्स में हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो मैं सजेस्ट ये करूँगा ये वीडियो पूरी कंप्लीट एंड तक देखिएगा, वरना वो डाउट्स रह जाएंगे। इवन अगर आप स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी टीचर जो आपको बता रही वो तक में कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, डाउट्स हो जाएंगे। दैट्स वाई ये करने से आपके आगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे साथ साथ नेक्स्ट आगे की वीडियोज़ में। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल एग्रीमेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच जो होता है, जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जाएगा। मतलब जो कहते हैं कि हाँ ज़बरदस्ती है तो हाँ ज़बरदस्ती है, ये लॉ ज़बरदस्ती कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो लॉ ज़बरदस्ती कर सकता है तुम्हारे साथ। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि लीगल एग्रीमेंट है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच, और ज़बरदस्ती है हाँ भाई लॉ की। According to Section 2H of Indian Contract Act, a contract is an agreement enforceable by law। एग्जाम में बड़े प्यार से लिख सकते हो, 2H है बहुत छोटा सा याद रहेगा। A contract is an agreement enforceable by law, बहुत छोटा और बहुत इजी। बट बिफोर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ प्रपोजल है। इसका क्या मतलब? यू को है तो पहले प्रपोजल और वैलिड प्रपोजल में भी खैर फर्क है। और एक कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल क्या मतलब? तो आज जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है
वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से नहीं था। इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। सबसे पहले वो था एक प्रपोजल। जैसे तुम्हें प्रपोजल पता ही नहीं क्या होता है। प्रपोजल वो आगे चल के प्रॉमिस बना, फिर कंसिडरेशन हुई, फिर वो एग्रीमेंट बना। वो एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल हो गया तब कहीं जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बना है। ऐसे लोग अभी सबसे पुअर है, पोटेंशियल है बट पुअर है अभी, एंड में जाके एकदम अमीर रिच क्लास बन जाता है। वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला प्रपोजल यू का हो गया है वैलिड प्रपोजल। प्रपोजल तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ों के होते हैं जो तुम, ठीक है नहीं बोल। अब किसी कोई बोला कि गांजा खरीदो, ड्रग्स खरीदो, तू मुझे गांजा बेच, मैं तुझे ड्रग्स बेचूंगा, है तो ये भी प्रपोजल। बट क्या वो उसे वैलिड बोल सकते हैं? गन बेचने की चीज़ें ये सारी वैलिड में आएंगी? नहीं। तो ऑब्वियसली प्रपोजल, वैलिड प्रपोजल की ही बात कर रहे हैं। मिनिमम दो पार्टीज होंगी ही होंगी, दो से कम नहीं हो सकती, ज़्यादा हो सकती है कम नहीं। इन दो पार्टीज में क्या आता है? सबसे पहला प्रपोजर जो कि प्रपोज कर रहा है, दूसरा एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रही है या रहा है। क्योंकि तुम्हें ऐसे ही याद होता है, मुझे पता है। तो अगर ये डायग्राम्स याद कर सको तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अगर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से। तो व्हाट इज प्रपोजल, ये याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई नहीं। व्हाट इज प्रपोजल? तो कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट स्टेप प्रपोजल है। तो व्हाट इज प्रपोजल? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर ये एग्जाम में लिखोगे तो भी दबदबा बन जाएगा तुम्हारा। जब कोई बंदा अपनी अपनी चाहत किसी और के आगे प्रकट करता है कुछ काम करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, किसी भी चीज़ का हो सकता है, तुम अच्छे से जानते हो क्या है ये, किस तरीके से। जो तुम सोच रहे हो बस वही चीज़ है प्रपोजल। इसे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में कि लीगल टर्म में, बस। तो लीगल टर्म में इसे लिखना, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other, he is said to make a proposal. प्रपोजल की दो पार्टीज होंगी, प्रपोजर जिसे ऑफरी भी बोला जाता है, ऑफरर बोला जाता है, प्रपोजर ऑफरर, जर अर, ठीक है। प्रपोजर जो कर रहा है और एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रही है, या ऑफरी। ऑफरी ऑफरी ऐसे इजीली समझ सकते हो। अब एक एग्जाम्पल की क्या है, रवि ने कहा मीना से, क्या कहा और क्यों कहा, अलाउ क्यों है तुम्हारे में बात करना, मेल बॉयज स्कूल में डालो। रवि ने कहा मीना से, मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचूंगा 10,000 में। ये कौन सी बाइक है जो 10,000 में बिक रही है? एक तो चलो ठीक है। तो इसने प्रपोज किया ऑफर उसे कि हाँ मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचूंगा 10,000 में। तो ये एक प्रपोजल हो। अब वही चीज जरूरी नहीं है कि हाँ जो बेच रहा है वही प्रपोजर हो। अब मीना भी कहे कि जो है मैं तुम्हें 10,000 का ऑफर देती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी बाइक बेचना पसंद करोगे? जो आपने मूवी में देखा था अनिल कपूर की, कि एक वाइफ जो है अगली वाइफ को पैसे देती है 3 करोड़ रुपए, अपना पति मेरे को दे दो। तो जो भी ऑफर कर रहा है, कोई भी कर सकता है दोनों साइड में से, जरूरी नहीं है कि यही ऑफरी होगा वो ऑफरर होगा, दोनों में से कोई भी ऑफरर ऑफरी हो सकता है, दोनों के पास बराबर राइट्स मिलते हैं। तो ये प्रपोजल हो गया सबसे पहला। अभी जब ऑफर किया है तो वो हो गया प्रपोजल। इसकी भी कुछ बातें देख लेते हैं जल्दी से। प्रपोजल मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। ये नहीं कि हाँ भाई वो कॉल पे बात कर रहे लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, हेलो हेलो वाली, तो वो चीज़ नहीं आएगी इसमें। इट मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग इनटू, अगले की एक्सेप्टेंस के लिए ही किया जा रहा है ऑब्वियसली। वंस द पर्सन एक्सेप्ट्स द प्रपोजल इट बिकम्स अ प्रॉमिस। यानी जब एक्सेप्टेंस मिल गई है उसे, इसलिए किया गया है ताकि अगले की जो है एक्सेप्टेंस मिले, अगले ने एक्सेप्ट किया, अब वो बन गया एक प्रॉमिस। प्रॉमिस, ये तो कुछ सुना सुना सा है। ये हम कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए हम? तो प्रपोजल का नेक्स्ट स्टेप प्रॉमिस। हाँ, हम हंसी मजाक में खेलते खेलते अभी प्रपोजल की बात कर रहे थे, अभी प्रॉमिस तक आ गए। वाओ, एक लेवल ऊपर एक लेवल अप। हाँ बिल्कुल, लॉ इजी है बहुत, उसे समझ के करो। तो रटने जाओगे तो तुम्हें बहुत हार्ड लगेगा कि भाई इतनी मोटी मोटी किताबें याद करने, और जब समझने लगोगे तो लगेगा अरे ये तो मैं भी लिख दूं। व्हेन डज अ प्रपोजल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट? तो अकेला वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये हो सकता है कब? इसमें कई सारे फैक्टर्स है। जब अगले बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारा प्रपोजल सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग,
वहां पे फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जोर जबरदस्ती से किया हुआ साइन कोई भी ऑफर वैलिड नहीं माना जाता है। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन क्या होती है? समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज। जैसे कि अभी हमने बात की बाइक बेची तो बदले में पैसा दिया है। अगर पैसे के बदले बोला जाए कि बदले में मैं तुझे गांजा दूंगा, बदले में मैं तेरे किसी आदमी को टपका दूंगा, तेरे दुश्मन को टपका दूंगा, क्या ये लॉफुल होएगी? कंसिडरेशन मतलब उसके बराबर की कोई चीज़ जो कि लीगली वैलिड हो। जैसे पैसा लीगली वैलिड है, लेकिन किसी को टपकाना या बदले में आर्म्स और एमुनेशन, ये चीज़ तो नहीं है ना वैलिड। तो ये जो पैसा है ये हो गया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है? ये देखा हुआ है बिल्कुल, कंसिडरेशन। अब आप आ गए हैं स्टेप 1 2 3 पे। कंसिडरेशन क्या है अब आपको समझ आ गया। प्रपोजल, जो सबसे पहले प्रपोज जल गया था, फिर प्रॉमिस हो गया। जब अगले ने एक्सेप्ट किया तो वो प्रॉमिस हो गया दोनों साइड से कि हाँ आज से मैं तेरी सेटिंग, तू मेरा बंदा है, दोनों आज से छपरी। फिर वो प्रॉमिस में जब पैसे जुड़ गए, यानी फीलिंग्स आ गई बीच में, मान लो फीलिंग्स भी जुड़ गई है बराबर की, उसके बराबर का कुछ पैसा मिला, या जरूरी नहीं है सिर्फ पैसे में हो, बदले में कुछ भी जो कि बस लीगली हो। लाइक बदले में कोई अपनी कंपनी दे देता है, अक्सर बड़े बिजनेसेस में होता है, तुम नहीं समझोगे राजा बाबू, लोग अपने पेट्रोल पंप दे देते हैं, खैर वो तो दहेज में भी दे देते हैं। कंसिडरेशन तक आ गए तो एक बंदे ने एक्सेप्ट किया, वहां पे फ्री कंसेंट है, एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए उधर, और एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये बहुत जरूरी। अगर कोई बोले कि अगर हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टूटता है या कुछ भी होता है तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, आपस में सेटल करेंगे, या पंचायत तक ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये चीज नहीं मानी जाएगी। इवन वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे लिख भी दे तब भी नहीं मानी जाएगी। अगर वो बना है, बन चुका है कॉन्ट्रैक्ट, तो अब वो कोर्ट तक जाएगा, इसी इंटेंशन से बनेगा, वो कभी इसके बिना नहीं होगा। एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा ही होगा, आपस में नहीं निपटाया जा सकता इसे। एक बार छोटा सा प्यारा सा रिवीजन कर लेते हैं। स्टेप 1 हो गया प्रपोजल, अगले ने प्रपोज किया, सॉरी तुम्हें नहीं कर रहा है कोई। अगले ने कहा कि प्रपोजल दिया कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन 5,000 रुपये में बेच रहा हूँ। अगले ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं खरीदूंगी, मैं ले लूंगी। तो सामने से तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। अब वहाँ पे जब दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट दे दी, अपनी म्यूचुअल एक्सेप्टेंस दे दी कि हम दोनों मिलके इस फैसले पे आ चुके, तो वहाँ पे क्या बना? एक प्रॉमिस। दोनों मिलके एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस पे आए, प्रॉमिस बन गया। अब कंसिडरेशन, समथिंग ऑफ वैल्यूज एक्सचेंज, उसके बराबर का कुछ एक्सचेंज हुआ है, जैसे फीलिंग्स हो जाती हैं वो भी यहाँ पे नहीं होएगी। यहाँ पे पैसा है, और यहाँ पे पैसा सर्विसेज, लाइक वकील क्या कर रहे हैं, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वो सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना तुम्हें। गुड्स, माल तो है ही माल, और पैसा का बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हर चीज़ के लिए। तो कंसिडरेशन मतलब मनी मानी ही जाती है, मेन फैक्टर मनी ही है। और फिर लीगल इंटेंशन, स्टेप 5, बोथ पार्टीज, जरूरी है तुम लीगल बाइंडिंग हो। ये नहीं कि हाँ कोई चीज़ हुई तुम आपस में निपटा लोगे, हम सबसे बड़े हैं, तो नहीं, लीगल बाइंडिंग है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें ज़बरदस्ती है, कोई नहीं रोक सकता कोर्ट को इंटरफेयर करने से। तो बोथ पार्टीज आर वांटेड टू लीगली बाइंडिंग। और जब ये सारी चीज़ें हो गई तो मुबारक हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। बन गया इतनी जल्दी? तो बिल्कुल, जो आपने इधर देखा था अभी, प्रपोजल से लेके प्रपोजल कवर हो गया, प्रॉमिस कवर। जब दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, वो एक म्यूचुअल डिसीजन पे आ गए, तो वो बन गया प्रॉमिस। कंसिडरेशन, उसके बीच में पैसा होना चाहिए, नहीं तो कोई बिना फ्री विल के जोर जबरदस्ती वाला कि नहीं फ्री में ऐसे कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, कोई कंसिडरेशन होना चाहिए। ये चीज़ खैर फैमिली वाले मैटर्स हो गए, जैसे बाप बेटे को देता है तो वहाँ पे अलग मैटर है। कंसिडरेशन में भी डीप पढ़ने जाएंगे, वो भी काफ़ी बड़ा है, वरना कंसिडरेशन ज़रूरी है कोई बाहर वाले के लिए, वरना फ्री विल जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जब ये तीनों चीज़ें मिल गई तो अब बन गया वो एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है, यानी ज़रूरी है कि कोर्ट बीच में इंटरफेयर कर सकता है, तब जाके वो बना कॉन्ट्रैक्ट। अब मे भी आपको ये पूरा याद रहे, अच्छे से याद तो करना है। ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से प्रॉमिस, बीच में आ गया रुपया पैसा, तो वो बन गई कंसिडरेशन। जब सब हो गया तो अब ये बन गया है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अब कोर्ट में माना जाएगा दोनों पार्टी के द्वारा, तो अब वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट।
आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, बहुत बहुत बहुत। एक एक्स्ट्रा टिप दूं क्या? एक्स्ट्रा टिप, व्हेन इज अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड? मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक तो इतनी मेहनत के बाद बना, उसके बाद भी कह रहे हो नॉट वैलिड, शर्म है कुछ? अ प्रपोजल विल नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा अगर एक्सेप्टेंस इज नॉट क्लियर और नॉट कम्युनिकेटेड। कि वन साइड से तुमने बोल दिया कि अरे मैं तो 10,000 में बेच रहा हूँ, इसमें में तो कोई भी ले लेगा बाइक मेरी। तो यहाँ पे अगले के साथ अगले को सीधा ऐसे ही प्रॉपर नहीं हो पाए कम्युनिकेशन, नॉट क्लियर। फोन पे बोला हाँ जी हेलो जी कर करके, हाँ हाँ, तो वो वाली इसमें हाँ नहीं मानी जाएगी। कंसेंट इज नॉट फ्री, लाइक अंडर प्रेशर या फ्रॉड हुआ है तुम्हारे साथ तो वो कंसेंट नहीं मानी गई, तो फिर ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ऑब्जेक्ट जो बीच में दिया गया है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, अगर वो इलीगल है तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ही नहीं। लाइक चरस बेच रहे हो तुम, कोई गलत चीज बेच रहे हो जो कि लीगल नहीं है। वन पार्टी इज नॉट कॉम्पिटेंट, लाइक कोई माइनर है, बच्चा है छोटा, या इंसेन, थोड़ा सा मेंटली डिसेबल वाला बंदा है, तो उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते। उनके बिहाफ पे कोई और कर सकता है, उनका गार्जियन कर सकता है, पर वो नहीं कर सकते हैं खुद से। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, ज़रूरी एक बार फिर से करेंगे। ऑफरर, प्रपोजल, अ पर्सनस विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ऑफरर, ऑफर और प्रपोजल हो गया किसी के कुछ करने की या ना करने की मंशा। फिर ऑफरर, पर्सन जिसने प्रपोजल किया है। ऑफरी, टू हुम द, जिसको प्रपोजल दिया गया है। ऑफरी, जिसको प्रपोजल दिया गया, ये तो नहीं पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया था। पब्लिक वाला वो अलग होता है, खैर जो सबके लिए होता है कि कोई भी मेरे कुत्ते को ढूंढ निकाले मैं उसे 2,000 रुपए का इनाम ढूंढ दूंगा, मेरे खोए हुए कुत्ते को ढूंढ दो। एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट बाय ऑफरी टू द प्रपोजल। एक्सेप्टेंस, जब एक्सेप्ट कर लिया गया उसे। कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर्म्ड व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड। जब सब हो गया तब तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया। तो ये कुछ बेसिक्स थी हमारी आज की। आप लोग लाइक नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, करो यार, मेहनत लगती है भाई। लाइक करो, कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो आपको इधर ऊपर आएगी साइड में, और पिछली वाली भी आएगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब तक हमने जाना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, प्रपोजल से कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। आप लोग चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट पूरी शुरू से देख सकते हैं वो। तो एक बार फिर यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रपोजल होते हैं दो टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव, कोई चीज करना, जो कि तो ऑब्वियसली अब तक सारी बातें हुई पॉजिटिव, मैं तुम्हें बाइक बेचूंगा वाली। नेगेटिव, कि कोई चीज करने से रोका जा रहा है, कि ये लो पैसे, तुम मेरे ऊपर केस नहीं करोगे, तो ये नेगेटिव में आया। कोई चीज़ जब करने से रोका गया तो नेगेटिव प्रपोजल। दोनों टाइप के प्रपोजल में शामिल होंगे, इसे भी प्रपोजल बोला जाएगा, ये नहीं कि जो है ये तो नेगेटिव है प्रपोजल नहीं हुआ, तो नेगेटिव भी प्रपोजल में काउंट होएगा, ये भी इसी का पार्ट है। ओके, फिर प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस। प्रपोजल भेजने के बाद एक्सेप्टेंस आता है अगला। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, आधी अधूरी नहीं हो सकती है, हमेशा आपको पूरा ही देना होगा। जैसे कि बोला गया कि ठीक है बाप की प्रॉपर्टी बेटे की हो रही है, लेकिन वो पोते को ट्रांसफर नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी तुम खरीद रहे हो वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम्हारे बेटे को नहीं मिलेगी। ये इस पे कंडीशन लगा दे तो ये वाली एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए, पूरी की पूरी, बिना रिस्ट्रिक्शन के। तो दो तरीके से किया जाता है, या तो कोई एक्शन परफॉर्म करके या तो कंसिडरेशन लेके। जैसे जो बस थी वहां पे पैसा नहीं लिया तो पैसे के बराबर राइड ले ली है, पैसे के एक्सचेंज में कुछ देना था ना तो उसने राइड दी। कोई काम करने से एक्सेप्टेंस मिलना, जैसे मैंने पोस्टर लगाया चारों ओर कि जो है मेरा कुत्ता गुम हो गया है, जो इसे लेके आएगा, ढूंढ के लेके आएगा, मैं उसे 5,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड दूंगा। तो यहाँ पे अगले ने बोला नहीं कि जो है मुझे, मैं ढूंढूंगा ये वो, अगला बंदा गया ढूंढ के ले आया कुत्ता। तो हमारे बीच, मेरा और उस बंदे के बीच, जिसे मैं जानता भी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं, उसने एक्शन परफॉर्म किया, यानी वहीं पे एक्सेप्ट कर लिया उसने, तभी उसने एक्शन परफॉर्म किया। दूसरा, रिसीविंग कंसिडरेशन। जैसे बस आई, बस स्टॉप पे रुकी, ये नहीं चल रहा है उसने कि जो है दिल्ली वाले मुंबई वाले इस बस में आओ आओ आओ। ट्रेन आती है इस प्लेटफॉर्म पे, वो नहीं चल रहा था कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं, आप खुद आते हो, देखा ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, खुद टिकट कटवाई, आपने बस एक्शन परफॉर्म किया बिना कुछ बोले, बिना कहीं पे कुछ साइन किए, कोई एग्रीमेंट किए।
तो वो भी एक एक्सेप्टेंस में माना जाएगा। एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होगी, दो तरीके से हो सकते हैं, या तो कुछ परफॉर्म करके भी किया जा सकता है एक्सेप्टेंस, और कंसिडरेशन लेके भी किया जा सकता है। बाकी नॉर्मल कि हाँ यस आई एक्सेप्ट, वो वाला तो है ही एक्सेप्टेंस, उसमें क्या ही बताना। उसके बाद प्रॉमिस। प्रॉमिस दो तरीके से हो सकती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस डायरेक्ट हर चीज़ अब एक्सप्रेस की गई है कि तुम मेरी बाइक लेना चाहते हो इतने रुपए में, जी हाँ मैं बिल्कुल लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है, मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो गया, या लिख के लेटर के थ्रू, तो यहाँ पे एक्सप्रेस ही हो गया। और इम्प्लाइड, जैसे अभी आपको बताया था बस वाला एग्जाम्पल, तो वहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्लियरली कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ है, लेकिन सिचुएशन अपने आप में ही एक एग्रीमेंट की तरह हो जाता है। बस आई, अपने आप बैठे, तुमने खुद से उसे एक्सेप्ट किया, सारे लोग थोड़ी उस बस में बैठ गए, जो उस रूट के यात्री थे वो उस बस में बैठे, तो अपने आप वो इम्प्लाइड हो गया, वो भी एक प्रॉमिस ही है। इम्प्लाइड वो हो गया एक एग्जाम्पल, बढ़िया। बाकी अगला रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। क्या फिर ये कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो कौन कर सकता है, कहाँ तक, कब तक कर सकता है, कुछ इसकी भी तो लिमिट होगी ना आखिर। तो प्रपोजर और एक्सेप्टर दो ही लोग होते हैं एग्रीमेंट में। प्रपोजर क्या उसे रिवोक कर सकता है? तो हाँ बिल्कुल कर सकता है। एक्सेप्टर भी कर सकता है, एक्सेप्टर भी, तो बिल्कुल हाँ एक्सेप्टर भी रिवोक कर सकता है। लेकिन ये लोग कब तक कर सकते हैं? पहली बात, एग्रीमेंट कब बनता है? जब प्रपोजर ने प्रपोज कर दिया, सिर्फ तभी नहीं बन जाता है, जब एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, एग्रीमेंट को उसने साइन किया, वो डेट मानी जाएगी कि हाँ एग्रीमेंट किस डेट पे बना, जिस दिन एक्सेप्टर ने साइन किया। तो अगर साइन करने, मान लो प्रपोजर ने लेटर भेजा था एग्रीमेंट का, लेटर भेजने के पहुंचने तक में लग गए 5 दिन, 5 दिन तक में जो है प्रपोजर का मूड बदल गया, तो वो साइन करने से पहले बोल सकता है कि हाँ मैं पहले ही उसे रिवोक करना चाह रहा हूँ। अगर इसने साइन कर दिया तब वो रिवोक नहीं कर पाएगा। एक्सेप्टर भी साइन करने से पहले तक ही रिवोक कर सकता है। साइन कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वो बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले तक तुम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो बन गया, तो बनने के बाद भी कुछ तो होगा ना इसका कि ऐसे रिवोक किया जा सकते हैं, थोड़ी पत्थर की लकीर बना दी गई। साइन करने के बाद, एग्रीमेंट बन जाने के बाद भी तो कुछ होना चाहिए ना रिवोक के लिए। ये तो एग्रीमेंट बनने से पहले तक का हुआ, सिर्फ एग्रीमेंट बनने के बाद तो हाँ बिल्कुल है। तो अब बदमौस है तो बदमौसी वाला चैप्टर तो चलेगा ही मित्र। किन किन चीज़ों पे कैंसिल किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट? म्यूचुअल एग्रीमेंट है, दोनों राजी है तब तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कुछ उसमें, तो इसके लिए क्या ही बात। लैक ऑफ फ्री कंसेंट, इसे हल्का सा डिटेल में जाएंगे। अगर उस पर फ्री कंसेंट नहीं है तो उसके बारे में, ये वॉइडेबल होगा। इलीगैलिटी, कुछ लीगल वाली सीन है उसमें, तब तो है ही वो वॉइड। पॉसिबिलिटी, लीगलिटी जैसे कि जो है गन वगैरह लाने को, या उसमें कोई ऐसा काम जो कि लीगल नहीं है। लीगल की डेफिनेशन आपने बीएनएस की वीडियो में पढ़ी होगी हमारे। पॉसिबिलिटी, बोला कि ये काम करना है, बाहर जाके मंडप लगाना, ये करना है, कोई सा भी काम दिया गया है आपको, और बाहर हो रही है कोरोना, जिसमें आप वो काम ही नहीं कर सकते हो, तो वो वॉइड होगा। वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस शायद से, अगर आप वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस आपको पता है तो वेल एंड गुड, हमने दूसरे वीडियोस में भी बताया है। वॉइड मतलब जो चीज़ शुरू से वॉइड है, शुरू से कैंसिल है, मान्य ही नहीं है। और वॉइडेबल जो कि हाँ अभी वैलिड है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कैंसिल करवा सकते हो, जैसे बाल विवाह, वो वॉइड नहीं, वो वॉइडेबल है। बचपन में शादी कर ले, तुम चाहो तो उसे बाद में जाके कोर्ट से डिक्री पास करवानी है, अपनी शादी कैंसिल करवा सकते हो। और वॉइड जो शुरू से ही कैंसिल है, स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल कुछ हो गया, करवाने की क्या ही बात है इसमें। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू, अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ है तो तुम्हारे पास राइट है कि तुम उसे कैंसिल कर सको, और अपने, तुम्हारा कोई डैमेज हुआ है उसे भी क्लेम कर सकते हो, वो उसके पैसे देगा। कंटीजेंट फेलियर, जो कि शुरू से वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट जो करने की पक्की बात ही नहीं है, जैसे वकील ने बोला कि हाँ 100% है, केस जीत जाएंगे, इस बात को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है तुम्हारा। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, वो शुरू से ही कैंसिल होएगा। ये एक सट्टे की तरह देख लो इसे, काम जो कि हो ही नहीं पाएगा, कोई पक्का भरोसा ही नहीं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंपनी खोली, हाँ मैं इसे अगले साल तक इतने करोड़ की बना दूंगा, हमारा टर्नओवर इतना होगा, तो ये कोई पक्की बात है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये वॉइड है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, जो अभी आपको बताया, चाहे तो पहले ही कर सकते हैं कैंसिल, तो वो तो है ही ऑफर कैंसिल्ड। अब आएंगे ज़रा सा फ्री कंसेंट की तरफ।
हम कब कह सकते हैं कि कंसेंट जो है फ्री कंसेंट है? कंसेंट इज नॉट फ्री जब वो इन पांचों चीज़ों के कारण हुआ हो। क्या है वो पांच चीज़? पहला, कोअर्शन। अगर ये पांचों चीज़ें इन्वॉल्व है तो तुम्हारा पहले से ही वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, तुम जाओ ये पांचों से कैंसिल करवा सकते हो। कंसेंट फ्री नहीं है जब तक कोअर्शन, तुम्हें ज़बरदस्ती फोर्स किया गया, थ्रेट किया गया कि तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, ये करेंगे, तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मान लो कनपट्टी पे बंदूक लगा के तुमसे ज़बरदस्ती करवाया है कोई सा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फ्री कंसेंट के अंदर ही जाके तुम इसे कैंसिल करवा सकते हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई ऐसी, मान लो तुम्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, या तुमने गाड़ी खरीदी है, तुम्हारे ऑफिस के बॉस ने बोला ये गाड़ी मेरे को बेच दो हाफ प्राइस में, तो ऑब्वियसली कोई भी जानता है तुम ये काम नॉर्मली नहीं करते, क्यों अपना नुकसान सहोगे? लेकिन फिर भी तुमने किया, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा मैनेजर है, रिलेशनशिप पावर है उसके पास, वो तुम्हें नौकरी से निकाल देता, कुछ करता बॉस तुम्हारा, इसलिए तुमने उसे अपनी गाड़ी हाफ रेट में बेच दी, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर फ्रॉड, फ्रॉड तो पता ही है आपको, इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड ही बस फ्रॉड को अच्छा दिखाया गया। जैसे आजकल देखोगे रिलीजियस कन्वर्ट किए जाते हैं बंदे। मेरा मानना है कि जो जिसमें पैदा हुआ है वो काफ़ी है, गॉड ने उसे चूज करके भेजा है। खुद से कन्वर्ट करना बेकार चीज़ है, जो गॉड ने कर दिया वही सबसे बेस्ट है। आई बिलीव जिस रिलीजन में पैदा हो वो काफ़ी है। अब देखो वहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया गया है कि हाँ, कोई ये नहीं बोलेगा हर रिलीजन में अच्छाई भी है बुराई भी है कुछ ना कुछ, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाई गई, आपको सारी चीज़ें उसके बारे में नहीं बताई गई। जैसे किसी में एक बार तुम कन्वर्ट हो गए, वापस से तुम जो है अपना कन्वर्जन नहीं कर सकते, नहीं तो मार दिए जाओगे। तो आई थिंक ये बुरी चीज़ है कि तुम्हें जो है तुमसे फ्री विल ले ली गई तुम्हारी एक बार आने के बाद। ये गेट है जहाँ से तुम एंट्री कर सकते हो, एग्जिट नहीं। तो ऐसी चीज़ें ये नहीं बताई जाती है अगर कन्वर्ट हो रहे होने हो तो ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल की तरह इसे ले सकते हो। सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाया गया, तुम्हें पूरी सही से नहीं बताई गई उस बारे में। मिस्टेक, मिस्टेक क्या होता है? देखो मिस्टेक से क्या निकलता है, मिस्टेक से अफेक्ट ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक सिर्फ दो चीज़ों की हो सकती है, या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट या तो मिस्टेक ऑफ लॉ। अब देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो या तो दोनों पार्टी की तरफ से वो मिस्टेक हो सकती है, या तो सिर्फ एक पार्टी से। अगर दोनों पार्टी से है तब तो वो बेशक वॉइड हुआ, और अगर एक की तरफ से है नॉट वॉइडेबल, यानी वो वैलिड है। उस एक साइड वाले ने अपनी तरफ से क्यों नहीं देखा, उस एक साइड वाले की गलती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ लॉ कि हमें पता नहीं था लॉ के बारे में कि ये लॉ है, हर किसी को ऑब्वियसली कानून नहीं पता। अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक है तब तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि तुम इंडिया में हो, इंडिया में बिजनेस, इंडिया में एग्रीमेंट कर रहे हो, तुम्हें इंडियन लॉ नहीं पता, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो वैलिड ही रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है, जैसे मान लो महिंद्रा इंडियन कंपनी है, उसने किसी फॉरेन कंपनी से कोलैब किया, तो वहाँ पे फॉरेन लॉ की गलती हुई है, फॉरेन लॉ से कुछ गलत हुआ है, तो वही सेम होगा जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में लागू होता है कि दोनों साइड से हुआ है या एक साइड से। दोनों साइड से है तो वॉइड, एक साइड से है तो वैलिड है। तो ये छोटा सा एक मिस्टेक क्या होता है वो आपका होगा, तो एक बार दोबारा से देखते हैं हल्का सा। 5 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अपनी ओर से क्या ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो उसके लिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो सामने वाली पार्टी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है, मतलब सामने वाली पार्टी मेजर हो, 18 से नीचे माइनर नहीं होने चाहिए, बच्चे ना हो, बड़े से ही तुम कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट। साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड क्या है अभी देखते हैं आगे। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जैसे सुना होगा गवर्नमेंट किसी कंपनी का टेंडर कैंसिल कर देती है, कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट है, तो उसके साथ तुम नहीं कर सकते हो। साउंड माइंड अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सेकंड है हमारा फ्री कंसेंट, जिसको हमने ऊपर पढ़ा। क्या है फ्री कंसेंट? सामने वाले पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल तो ऑब्वियसली हर चीज़ होगी। कंसिडरेशन जैसे बदले में पैसे देना है, कॉन्ट्रैक्ट के बदले में पैसा देना है, या कुछ भी जो लीगल हो, लाइक बस राइड ली तो राइड लेना लीगल है, तो वो लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल चीज़ों के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर जो है नहीं बना सकता, कॉन्ट्रैक्ट किलर ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी वही एनफोर्सेबल होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अब एक बार साउंड माइंड का, आपका इससे पिछला वाला कंप्लीट होगा, इस बात की खुशी। अब ये साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीएनएस से लेके आपके हर सब्जेक्ट में आएगा, तो ये ज़रूर याद कर ले अच्छे से। अनसाउंड माइंड क्या होता है?
साउंड माइंड जो कि सब कुछ नॉर्मल है, हम और आप है साउंड माइंड है, सब कुछ जिसका नॉर्मल है। जिसका सब नॉर्मल नहीं है वो आता है अनसाउंड माइंड में। अनसाउंड माइंड क्या होते हैं? दो होते हैं ये भी। एक तो इडियट जो कि मान लो मेंटली डिसेबल, जो कि थोड़ा सा शुरू से इडियट है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा से ही वॉइड है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो शुरू से इडियट है। दूसरे होते हैं ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक क्या होता है? इन शॉर्ट, नॉर्मल इन मॉर्निंग, इडियट इन इवनिंग। ये होता है अक्सर। कई सारे लोग की जो है एक टाइम पे सही रहते हैं, एक टाइम पे उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। तो अगर जैसे वो मॉर्निंग, तो इसमें देखना होगा सामने वाला मॉर्निंग में ठीक रहता है, तो उसने अगर मॉर्निंग में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तब अनसाउंड माइंड वाला नहीं चलेगा उस पे लॉजिक, तब वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर उसने सुबह किया है, शाम में उसका खराब होता है, तो शाम में उसने किया है कॉन्ट्रैक्ट, वो वाइड होगा। दिस इज द थिंग। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इन चीजों में से कोई भी चीज की कमी हुई, वॉइड, वॉइडेबल और वॉइड एब इनिशियो आएगा। चलिए स्टार्टिंग के कुछ बेसिक सवालों से शुरू करते हैं। पहले, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शून्य अनुबंध। सेक्शन 2G में बताया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी लागू है लेकिन चाहे तो उसे वॉइड किया जा सकता है, कोर्ट से डिग्री पास करवा के उसे वॉइड करवाया जा सकता है। ये चीजें हमने ऊपर यहाँ भी देखी थी। वॉइड, वॉइडेबल, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। अब आप कुछ सवालों का जवाब दीजिए। 5 एसेंशियल एलिमेंट्स। मेजर, अगर कोई 18 से नीचे का बच्चा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? वो वाइड होगा, वॉइडेबल होगा या फिर वॉइड एब इनिशियो? मेजर है, कोई बच्चा नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, तो अब वो क्या हुआ? वाइड, वॉइडेबल या वॉइड एब इनिशियो? कोई बंदा जो कि मेंटली थोड़ा सा डिसेबल है, अनसाउंड माइंड का बंदा है, उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो वाइड होगा, वॉइडेबल होगा या वॉइड एब इनिशियो और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ? एक बंदे ने आपसे गांजे की डीलिंग करी है, ड्रग्स की, तो अब वो वाइड, वॉइडेबल और वॉइड एब इनिशियो, इन तीनों में से कौन सी चीजें क्या है? या तो आप अपनी कॉपी पे लिख लो या तो कमेंट सेक्शन में लिख लो, पर इन तीनों के आंसर्स देना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कंटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हमने, इसका जवाब आप दोगे। फ्री कंसेंट क्या है? फ्री कंसेंट में तब काम करेगा जब लैक ऑफ फ्री कंसेंट है। लैक ऑफ फ्री कंसेंट हमने पढ़ी थी, ये किन चीजों से होती है? कोअर्शन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इन पांचों चीजों की कमी होने पे होगा। आर यू श्योर? पक्का? तो इन चीजों के कारण सिर्फ फ्री कंसेंट नहीं है और इस कारण ये वॉइडेबल हो रहा है, लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वॉइडेबल नहीं होगा, वो डायरेक्ट वॉइड होएगा। प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी। मान लो तुम्हारे घर में प्लम्बर आया कि कुछ रिपेयर करना है, तो वो तो अपनी परफॉर्मेंस करने आया है ना, वो तो कर रहा है ना, लेकिन तुमने बोला कि अभी मम्मी घर पे नहीं है, बाद में आना। दो ऑप्शन, या तो वो कैंसिल कर दे या तो बाद में आए, कल आए, जब भी आए। तो नॉर्मली अगर कुछ ऑनलाइन वगैरह बुक किया है साइट से तो वो नहीं आते हैं, दोबारा कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन अपनाते हैं, पहचान वाला है आपका, तो वेट करे, बोले कि कल आए, वो कैंसिल ना करे, वो वापस से कल आ जाए, तो वो वॉइड नहीं हुआ, वो वॉइडेबल रहा। उसके हाथ में है, प्लम्बर के हाथ में है, वो कैंसिल करे या ना करे। कल आ गया तो वो वॉइड हुआ ही नहीं, अगर वो उसी वक्त नहीं आया तो वो वाइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। उसे उस तरीके से हर एक में अप्लाई करें। उसके बाद तीसरा है पार्टी फेलियर टू परफॉर्म इन फिक्स्ड टाइम। पार्टी कोई भी एक फिक्स टाइम तक अपना काम करने में फेल रही है, परफॉर्म करने में फेल रही है। 20 को मान लो मेरा बर्थडे है, 20 तारीख तक ये सामान डिलीवर कर देना। 20 को अगर मेरा बर्थडे बीत गया तो तुम्हारे हाथ में ऑर्डर कैंसिल करो या रखो। पिछला पॉइंट परफॉर्मेंस को लेके था, इसमें टाइम और ऐड हो गया है कि 20 तारीख का बर्थडे है, 20 तारीख तक मैंने कोई सामान मंगाया, ऑर्डर आया, डिलीवरी नहीं हो पाई, तो उसके बाद मैं कैंसिल कर दूंगा कि भाई मुझे 20 तक ही ये चाहिए था। अब 20 के बाद वो वापस अगर मान लो डिलीवरी आ गई, मेरी मर्जी मैं रखूँ ना रखूँ, या उससे पता है कि अरे शिट अब 20 बीत गया, इसके बर्थडे के बाद अब केक का वो क्या ही करेगा, तो वो भी कैंसिल कर सकता है, मैं भी कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक टाइम अलग से ऐड हो गया है, फिक्स टाइम। और अगर कैंसिल कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइड हो जाएगा, मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा,
वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हम जहाँ पे थे कि ऑर्डर आप कैंसिल कर दे तो दोबारा से तुम्हें स्टार्टिंग से ऑर्डर करना पड़ता है ना। ये थोड़ी अब दोबारा बीच में शिपमेंट हो चुकी थी, शिपमेंट के बाद तुम उसे वापस से मंगा सको। दोबारा से सब कुछ नया होगा, स्टार्टिंग फेज तक वापस पहुंच जाओगे तुम। आज हम देखेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक तो पहले ये वाली वीडियो बनने में 3 से 4 दिन लग गए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, एक दिन में इतना वक्त नहीं मिल पाया। तो अभी शुरू कर रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हम अपना वही पिछला क्लासिक एग्जांपल लेंगे कॉन्ट्रैक्ट किलर का। अब देखो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किलर से कॉन्ट्रैक्ट तो करा है, लेकिन अगर उसने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पूरा नहीं किया है तो तुम उससे जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ ये काम करो। क्यों नहीं कर सकते तुम बताओ? क्योंकि वो एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। पूरे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का यही है मेन हिस्सा, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसे तुम लॉ के थ्रू नहीं मनवा सकते हो अगले से जबरदस्ती। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होता है कि हाँ लोग कर तो लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अगले को कुछ लोग बेवकूफ बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन थी, वो काफी भोली थी। लोगों ने क्या किया, कोई बिल्डर के पास जाते हैं, उनसे जो है साइन करके दे दिया कि अरे कोई नहीं, अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं यहाँ पे। क्योंकि इन डीलर्स को पता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वो इस चीज को लेके जो है केस नहीं कर सकते हैं। फ्लैट दे दिया बनने को, फ्लैट बनाने में उसे 5-7 साल लगा दे रहा है। बोला था कि 2 साल में बन के रेडी हो जाएगा, 5 साल हो गए, अब तक चाबी नहीं दी हाथ में। तो वो सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। कुछ ऐसी वो क्लॉज उसमें डाल देते हैं, कुछ चीजें डाल देते हैं। तो हमें इसलिए डिटेल्स में अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशंस हैं इसकी। कुछ कंडीशंस देखेंगे। पहले तो सेक्शन 10 वही जनरल कंडीशंस के बारे में बात करता है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए चाहिए, जो हमने ऊपर कितनी बार पढ़ रखा है टेबल बना के। आपने देखा होगा पिछले वीडियोज में, तो इसे पिछले वीडियोज नहीं देखी है तो बहुत जरूरी है इसके लिए। तो आई बटन पे भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, देखिए जल्दी। तो सेक्शन 10 उन्हीं जनरल कंडीशंस के बारे में बात करता है। फिर आते हैं आपके सेक्शन 11-12 इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। इनकॉम्पिटेंट्स कौन होते हैं? जो कि माइनर्स हैं, बच्चे हैं 18 से नीचे वाले, अनसाउंड माइंड के, जो थोड़े मेंटली डिसेबल जो अब तक आपने पढ़े हैं। फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जैसे कोई कंपनी है, सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है, तो वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट वो टेंडर नहीं उठा सकते। रोड बनाना, ब्रिजेस बनाने का, जिसे गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, या मान लो कोई क्रिमिनल्स हैं, तो ये बंदे आते हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में। अनलॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 23, जैसे कि हमने बात की थी, मर्डर हो गए, किलिंग्स हो गए, ड्रग्स हो गए, ये सारे इलीगल है, इमोरल है और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर कंसिडरेशन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, कुछ भी इलीगल या इमोरल, तो वो सीधा स्टार्टिंग से ही वॉइड रहेगा। बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की भी अलग चीजें होती हैं। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की अगर दोनों पार्टी की तरफ से है तब भी वो मिस्टेक माना जाएगा, अगर एक की तरफ से तो मिस्टेक नहीं माना जाता है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ वो तो माना नहीं जाएगा, ऐसा होगा नहीं। तुमने बोल दिया भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि हाँ यहाँ पे ये लॉ है, मैं तो आया हूँ भाई पाकिस्तान से, पाकिस्तान का लॉ पता है मुझे, इंडिया का लॉ ही नहीं पता था, तो ये कोई बात ही नहीं होगी। इससे तुम्हें चाटा मार के भगा दिया जाएगा। जिस वक्त तुम जहाँ पे हो तुम्हें वहाँ का लॉ मालूम होना ही चाहिए। वेल ज्यादातर कईयों को मालूम नहीं होता यहाँ पे भी, पर गवर्नमेंट यही मान के चलती है कि मालूम होना चाहिए। भले हमें बचपन में नहीं पढ़ाया गया, फिर भी हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अगर दोनों पार्टीज की मिस्टेक रही है तभी वो मिस्टेक मानी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने और हमने डील की कि एक शिप बेचेंगे हम दोनों। ये क्या गलत स्पेलिंग हो गई, इसे काट देना। हमने एक शिप बेचने की जो है डील करी, और जब हम डील कर रहे थे उसी टाइम पे वो जो है, या उससे थोड़ा सा बहुत आगे पीछे हमारी शिप डूब गई, और ना वो बात मुझे पता थी ना आपको पता थी कि हमारी शिप डूब चुकी है। तो यहाँ पे तो किसी की गलती नहीं, ना आपकी ना मेरी। तो ये भी एग्रीमेंट फिर वो आगे चलेगा। एग्रीमेंट बनने से पहले ही वो डूब गई थी, तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब सेक्शन 24 पे आते हैं, अनलॉफुल इन पार्ट। अब मान लो तुमने डील करी कि हाँ तुम एक वकील हो, तुमने काम किया, तुम्हें तुम्हारी फीस मिलने की है। तुमने फीस में कहा कि जो है मुझे 2 लाख रुपए दे दो और आधे किलो गांजा दे दो। तो क्या लगता है वो वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि उसमें गांजा भी ऐड है, तो वो तुरंत वॉइड हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक अनलॉफुल पार्ट ऐड हो चुका है, गांजा तुम्हारा। अब वैसे अगर तुम उसमें से बाद में से हटा देते हो वो अनलॉफुल वाला पार्ट, की गांजा हटा दिया, सिर्फ पैसे पैसे रहे, तो वैलिड हो जाती है बाद में। 25 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन।
कोई जो है बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है इस नाम पे, तो वरना हर किसी को लूट लिया जाएगा। जबरदस्ती किसी से फ्री में जमीनें ले ली जाएंगी, जैसे पिछले टाइम पे हम देखते थे, जबरदस्ती दस्तखत करवा दिया, गरीब किसानों से अंगूठा लगवा दिया और उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी। तो उस चीज के लिए है ये, बिना कंसिडरेशन के कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमने कुछ लिया, खरीदा, कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो बीच में कुछ कंसिडरेशन होएगा, पैसा, सर्विस, कुछ भी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि जो नेचुरल लव से, लाइक बाप ने बेटे को दिया, हस्बैंड ने वाइफ को दिया, वाइफ ने हस्बैंड को, माँ बेटे बच्चे का, ये सारे लव अफेक्शन कंपनसेट फॉर अ पास्ट वॉलंटरी एक्ट। अब इसे देखो कैसे, आपने सुदामा और कृष्ण जी की कहानी तो सुनी ही होगी। बचपन में सुदामा जी और कृष्ण जी के बीच कुछ हुआ है एग्रीमेंट। बचपन में सुदामा जी ने कृष्ण जी के लिए कुछ किया था, कुछ वॉलंटरी एक्ट वगैरह किया। अब बाद में उनको वापस चुका देना चाहिए था कृष्ण जी को, लेकिन नहीं चुकाया उस टाइम पे। टाइम बाद डेप्ट हो गया। हर चीज का एक होता है कि अगर 4 साल बाद जो है तुमने बोला कि जो है 5 साल बाद बोला एक टाइम बाद कि जो है तुमने मेरे से उधार लिया था, वो उधार अब चुकाओ, और उसका टाइम बीत चुका है, तो अब तुम उससे नहीं कह सकते हो चुकाने के लिए, अब वो उसके लिए बाइंड नहीं है। पर कृष्ण जी ने पुरानी एकदम बचपन की दोस्ती के लिए सालों बाद जब वो आए थे, ऑलमोस्ट एक एज 30-40 के बीच, तो उतने सालों बाद जाके जो है उनके लिए आदर सत्कार किया, उनको जो है पैसे दिए, उनका घर वगैरह सब बढ़िया कर दिया, जो झोपड़ी में रहते थे उन्हें मस्त बंगला दे दिया। तो उसके बीच उस बदले में उन्होंने कुछ नहीं लिया कृष्ण जी ने उनसे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक पास्ट वॉलंटरी एक्ट था, काफ़ी पहले बचपन में जो उनका प्यार था, बचपन में एक दूसरे के लिए कुछ किया था, दोस्ती में सब करते हैं एक दूसरे के लिए जो, तो उन एक्ट के लिए कृष्ण जी ने उनको चुकाया, कंपनसेट किया। तो ये हो गया। फिर सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर कोई बोलता है कि हाँ कि तुम कभी पूरी जिंदगी शादी नहीं करोगे, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूंगा, बदले में तुम सारी जिंदगी कभी शादी नहीं करोगे, तो ये हमेशा से वॉइड रहा है, एक्सेप्ट जब तक कि वो एक माइनर ना हो, वो अपने आप वॉइड है। 27, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। मैंने तुम्हें बोला भाई ये मेरा एरिया है, मेरे एरिया में तुम अपना भी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा दादा भाई का इलाका है, तुम इस इलाके में आए तो ठोक दिए जाओगे, ये वो, ऐसा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। वो हुआ सीधा वॉइड होएगा कि तुम मेरे एरिया में नहीं आ सकते। हर किसी को जो है, हर एक इंडिविजुअल को अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए कहीं भी जा सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, तो तुम किसी को ट्रेड, कहीं पे ट्रेड से भी नहीं रोक सकते। फिर आ गया 28, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर हमारे बीच 2 भाई हैं, तुम्हारे और मेरे बीच कोई झगड़ा हुआ, तो हम ये कहते हैं कि हम आपस में निपटा लेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे। हम दोनों के बीच कोई भी एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अगर कोई भी एग्रीमेंट तोड़ता है, कुछ भी होता है, तो कोई कोर्ट नहीं जाएगा, आपस में निपटा लेगा, जो गांव घरों में अक्सर होता था। तो ये भी वॉइड है। कोई भी एग्रीमेंट बनेगा तो इसी इंटेंशन से बनेगा कि वो कोर्ट जा सकता है, लीगल प्रोसीडिंग से बचने का कोई तरीका नहीं है। अब आया 29, एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अब सेक्शन 30, वेजिंग एग्रीमेंट, अरे हम 29 कर रहे थे, सॉरी। सेक्शन 29, एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अगर जो है टर्म्स काफी वेज है, मतलब कि काफी अनक्लियर से मान लो, वो एग्रीमेंट जो कि काफी ज्यादा अनसर्टेन, वेज एग्रीमेंट जो कि काफी अनक्लियर है या वेज है। अब अनक्लियर जैसे मैं तुम्हें जो है 500 रुपए दूंगा अगर मेरा मन किया तो, ये साफ साफ है। 100 रुपए में मैं तुम्हें तेल दूंगा, 100 रुपए में मैं तुम्हें बहुत सारा तेल दूंगा, 500 रुपए में मैं तुम्हें बहुत सारा तेल दूंगा। अब इसमें क्लियर नहीं है ना कि जो 1 लीटर तेल देगा कितना देगा, इसमें भी सर्टेन कुछ क्लियर नहीं है, तो ये भी वॉइड माना जाएगा। फिर आएगा वेजरिंग, ये जैसा कि आप पढ़ रहे हो, बैटिंग, जुआ, जुआ अधर्म, जुआ हराम है, वही कि इंडिया जीती, ये हुआ, कोई चीज पे पैसा लगाना, जुआ खेलना तो पता ही है तुम सब। भी जुए जैसी चीज का भी होना इलीगल है, इस पे तुम एग्रीमेंट नहीं बना सकते। फिर आया सेक्शन 36, एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई एग्रीमेंट एक ऐसे इवेंट पे डिपेंड करता है जो इम्पॉसिबल है, तो वो वॉइड होगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला
या मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, अगर सूरज कल नॉर्थ से होगा तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ऐसा तो होने नहीं वाला है। अगर तुम जो है पानी के अंदर 1 घंटे बैठे रहे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अब ये तो पता ही है कैसे होगा, फिर फूल के ही ऊपर आओगे। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट वाले हैं वो आएंगे कंटिंजेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स में, तो ये भी वॉइड है। फिर 56 में एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, वो इम्पॉसिबल इवेंट, ये इम्पॉसिबल एक्ट। अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा काम करने का एग्रीमेंट करे जो शुरू से तो इम्पॉसिबल है तो वो तो इसमें आएगा ही आएगा, वो तो वॉइड होएगा ही, जैसे अभी हमने पीछे इम्पॉसिबल वाला देखा। और फिर कुछ एग्रीमेंट जो कि स्टार्टिंग में जब एग्रीमेंट हुआ तब कर सकते थे, जैसे मैं तुम्हें कल बोला कि अगर अगले महीने की 26 तारीख को मैं तुम्हें अपनी मर्सिडीज में घुमाऊंगा, लेकिन जब मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम सब कुछ सही था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस मर्सिडीज का एक्सीडेंट हो गया, वो मर्सिडीज लेके नहीं बाहर चलने ही लायक नहीं है और 26 तारीख तक वो ठीक भी नहीं हो सकती, तो वो भी इसमें आएगा कि जब एग्रीमेंट किया तब कर सकते थे लेकिन एग्रीमेंट के बाद वो एक्ट इम्पॉसिबल हो गया। मैंने इवेंट कराया तुम्हारे कॉलेज में, मैंने बोला वहां पे जो है अरिजीत सिंह आएंगे। अब अरिजीत सिंह आ रहे थे, रास्ते में बीमार हो गए, या जैसे देख रहे हो वो बंगाल से निकले, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन का तो मर्डर हो ही चुका है जो तुम आजकल देख ही रहे होगे, तो वो बंगाल से किसी कारण निकल नहीं पाए, वहीं पे रह गए, वो आ ही नहीं पाए, वो एकदम इम्पॉसिबल हो गया। वहां पे जैसे दंगे भड़क रहे, वो अगर अपनी मर्जी से नहीं आ रहे कि हाँ मूड नहीं कर रहा या हटाओ इतने कम पैसे में कौन है, तब वो नहीं माना जाएगा, तब वो वैलिड होएगा, तब हम उन पे केस कर सकते। लेकिन हम देख रहे कि जो अरे वहां पे तो हिंसा हो गई, लड़ाइयाँ हो गए, वायलेंस हो गए, अब वो कैसे आएंगे, सिंपल सी बात है, तो वो इम्पॉसिबल में आएगा। अब बारी आई वॉइड एब इनिशियो की। वॉइड एब इनिशियो इतना कुछ खास है नहीं, ये बस वही एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब यही हुआ वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। बस इसलिए बता दिया गया क्योंकि बाद में अचानक से आपके सामने आ गया तो घबरा ना जाए। इसका मतलब वही है वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, जो शुरू से इनवैलिड है या इलीगल मान लो। इसका मतलब वही कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो शुरू से ही मना था। जैसे मैंने साइन कर दिया कि जो है अरे तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, अगर मैं नहीं देता हूँ तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा गुलाम। उसने साइन करके दे दिया है, तुमने सोचा अरे सही है कोई नहीं गुलाम बन जाएगा, नहीं होएगा, ये वॉइड एब इनिशियो है। अब 2-4 चीजें मेरे साथ दोहराना एक बार। स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, 14 साल का बच्चा शादी कर रहा है तो अंडर एज की शादी वॉइड एब इनिशियो, घूस वॉइड एब इनिशियो, जुआ वॉइड एब इनिशियो, ये सारी चीजें आपकी वॉइड एब इनिशियो है। समझ गए? ग्रेट, थैंक यू। और लाइक कर दो यार, लाइक नहीं करते तुम लोग, लाइक कमेंट करो यार, हौसला बढ़ता है मेरा भी। खूब समझ ही गए होगे वैसे, ये 3-4 टेक में बना है तो फिर थोड़ा सा फ्लो टूट गया तो उतना सही ना हुआ हो, तो नेक्स्ट वीडियो ज्यादा बेटर तरीके से आएगी। लाइक कर दिया करो, कमेंट में कुछ भी डाल दो, पर कुछ भी डाल दो, पर कर दो कुछ भी, और सारे बदमाशों को भी शेयर कर दो, नहीं तो अकेले अकेले मार्क्स ले आओगे तो वो गाली बकेंगे। रिवोकेशन छोटा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिवोकेशन आ सकता है और रियल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है ये रिवोकेशन। इसका सिंपल मतलब देखें तो समझने के लिए विड्रॉ या कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट का या किसी भी चीज़ का, आगे भी क्योंकि रिवोकेशन वर्ड आपको बार बार यूज़ में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट में इसका मतलब है विड्रॉल या कैंसिलेशन, नॉर्मली इसका यही मतलब है। जब कोई पर्सन अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस वापस ले लेता है तो उसे रिवोकेशन बोलते हैं। जैसे कि सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका क्या कहता है, एन ऑफर में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे रिवोक किया जा सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, किसी भी टाइम पे रिवोक किया जा सकता है कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले, एक्सेप्टेंस के पहले जस्ट। जैसे मानो ए ने बी को ऑफर लेटर भेजा, अब बी ने एक्सेप्ट करके रिप्लाई पोस्ट कर दिया कि हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब जब तक एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं मिलता तब तक ये ऑफर रिवोक कर सकता है, क्योंकि अभी तक कम्युनिकेट पूरा नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल वगैरह जो भी है ये आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। रियल लाइफ में आपको ही पता है इसका कोई यूज़ नहीं है, सब कुछ व्हाट्सएप पे तुरंत सेकेंडों में हो जाता है, कॉल कर लेगा। हमारा सेकेंड एग्जांपल में बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा है, उससे पहले बी ने एक और लेटर भेज दिया जिसमें एक्सेप्टेंस कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिलेशन लेटर पहले पहुंच जाए तो एक्सेप्टेंस वैलिडिटी
रिवोक हो जाएगा, मतलब वही आपका कम्युनिकेशन पूरा होने से पहले रिवोक हुआ जा सकता है। ये पुराने चीज़ों की जब तक आपका लॉ हो जाएगा, कंप्लीट होगा, आप प्रैक्टिस में आओगे, तब तक ये किसी काम का नहीं रहेगा। रिवोक का मतलब तब डायरेक्ट हो जाएगा कि हाँ मुंह से मना कर दिया, हाँ बोल दिया या ना बोल दिया। ये लेटर वेटर वाला जो है तब आपको उतना काम भी नहीं आएगा, पर एग्ज़ाम में लिखना है ज़रूरी है, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा कि जब तक कम्युनिकेशन पूरा ना हो जाए। हमेशा याद रखना कम्युनिकेशन दोनों साइड से पूरा होगा, जैसा कि पिछली वीडियोज़ में आपने देखा। दोनों साइड से कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, पूरी तरीके से कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। ए ने हाँ बोला, ऑफ़र भेजा है, बी एक्सेप्ट करेगा, बी ने एक्सेप्ट का भी लेटर भेजा कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उस लेटर से पहले तक ये ए कैंसिल कर सकता है ना। मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, कितनी तरीके से हम रिवोक कर सकते हैं ऑफर। पहला, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, डायरेक्ट उससे बात करके, डायरेक्ट कांटेक्ट करके, मतलब है इसका मेन ये नाम है, ये अच्छे से समझने के लिए है अपनी देसी लैंग्वेज में। डायरेक्ट कांटेक्ट किया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके या नोटिस भेज के ऑफ़र देने वाला क्लियरली बता दे कि ऑफ़र कैंसिल है। फिर सेकंड होता है मोड टाइम्स अप हो गया, जैसे मैंने अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर किया कि जो है भाई मुझे मेरे बर्थडे के लिए ये चीज़ चाहिए और टाइम्स अप हो चुका है, भाई 9 तारीख तक चाहिए था और 9 तारीख तक टाइम्स ओवर हो गया, तो अब मुझे वो नहीं चाहिए, तो टाइम अप हो गया, तो ऑफ़र रिवोक हो गया। ये हो गया सेकंड। थर्ड, फेलियर, कोई कंडीशन फुलफ़िल करने में फ़ेल हो गया, जैसे कि तुम मुझे पैसे दोगे तभी तो मैं तुम्हें आगे माल बेचूंगा, तो उसने पैसे दिए ही नहीं, कंडीशन उसने अपनी पूरी की नहीं, तो फिर तुम भी अपनी कंडीशन पूरी नहीं करोगे, तुम भी माल नहीं दोगे उसे, अगला भी माल नहीं देगा, वो भी तुम पैसे नहीं दोगे अगर। तो तीसरा था फेलियर ऑफ फुलफिलिंग कंडीशन बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ आइदर पार्टी, अगला बंदा, दूसरी पार्टी खत्म हो गई, बंदा था, बंदा नहीं बचा, तो ये तो कहाँ से ही हो गए और दूसरी पार्टी को नॉलेज हो इस बात का। देखो मैं मेन चीज़ नहीं लिख रहा, मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ जो समझ आ जाए अच्छे से। ये सब मेन चीज़ समझ आ गई तो उसके बाद तुम खुद से आंसर बना लोगे, तुम्हारा काम है ये एक लाइन को एक पन्ने का बनाना, पन्ने भरने हैं। और लीगल इफेक्ट, इससे क्या होता है। पहला, अगर रिवोकेशन टाइम पे जैसे बताया गया था कि अगले के एक्सेप्ट करने से पहले ही हो गया, तो वो तो वैलिड, ठीक है, वो सारा बढ़िया है क्योंकि वहाँ सब कुछ तरीके से हुआ है, लीगल तरीके से किया गया और लीगल तरीके से उसे हटा दिया, तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरा, अगर एक्सेप्टेंस हो चुकी है, कंप्लीट सारा कुछ हो गया, जो आपको टेबल बना के दिखाया था पूरा टेबल बन चुका है, सारी चीज़ें हो गई, अब उसके बाद बोले कि नहीं अब मुझे जो है ये रिवोक करना है, तो क्या ये माना जाएगा। सोचो तुमने कोई मूवी साइन करी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुम्हें जो है जॉब पे रख लिया है, तुमने ऑफ़र लेटर आ गया, तुमने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो रिवोक कर दे, हो सकता है नहीं ना, तो वही अब वो बाइंडिंग हो जाएगा। अब कंपनी चाहे तो ऐसे नहीं निकाल सकती है तुम्हें, एक बार ऑफ़र लेटर भेजने के बाद रिवोक नहीं किया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। और हाँ, आज की दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है सेमेस्टर 1 ख़त्म करने के लिए। यहाँ तक सेमेस्टर 1 कंप्लीट, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट विद डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। बिना किसी बकवास के बहुत इजी तरीके से दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, सिंपल, अब तक पता चल ही गया होगा। इन दोनों के पास सारे राइट होते हैं, एक दूसरे पे ऑब्लिगेशन होते हैं, और इन पे एक और राइट होती है, ये दोनों एक दूसरे को शू कर सकते हैं, कोई और तीसरा स्ट्रेंजर नहीं कर सकता, स्ट्रेंजर के पास ये राइट नहीं है कि वो शू कर सके। ओके, बस इतना ही है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी खत्म हो गया, टाटा घर जाओ। तो ऐसा नहीं है, मेन यही है जो हमें अंग्रेजों ने दिया था, उसके बाद चीजें बदली, वो हम आगे देखेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का प्रिंसिपल क्या है, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू अपॉन इट, कोई स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट में किसी को भी जो है सू नहीं कर सकता। आपका और आपके बेस्ट फ्रेंड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस बीच में मैं टीचर हूँ अगर आपका, मैं आपके बीच में जाके सू नहीं कर सकता आपको। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी गलत करने पे आप ही दोनों एक दूसरे को सू करोगे। ये एग्जाम्पल छोड़ो, मैं तुम्हें केस लॉ में ही दिखा दूंगा सारा एग्जाम्पल। ये अंग्रेजों ने दिया था इतना कि स्ट्रेंजर कोई भी बाहर का इन दोनों के अलावा कोई तीसरा इनको शू नहीं कर सकता। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया जो था चिन्या वर्सेस रमाया। चिन्या वर्सेस रमाया, याद रखना ये, इसने पूरी शक्ल बदल दी थी इसकी। यहाँ पे क्या हुआ, एक थी मदर,
मदर ने अपनी प्रॉपर्टी नाम कर दी अपने डॉटर के, ये मदर ने दे दी प्रॉपर्टी डॉटर को। लेकिन मदर ने एक शर्त रखी थी इसके साथ। शर्त क्या थी कि ये है मदर की बहन, यानी लड़की की मौसी। ये हो गई मौसी, ये माँ, बेटी। माँ ने अपनी प्रॉपर्टी बेटी को दी और एक ये शर्त रखी कि वो अपनी मौसी को हर महीने गुजारा भत्ता दे। ठीक है, अब माँ इसकी खत्म हो गई, डेथ हो गई। कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच था ना, माँ और बेटी के बीच। तो फिर माँ तो चली गई, तो अब बेटी को सू करने वाला तो कोई है नहीं, तो ये आराम से अपनी एंजॉय कर रही प्रॉपर्टी। इसने अपनी मौसी को कुछ भी नहीं दिया, तो मौसी क्या करे अब, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी नहीं। लेकिन मौसी केस नहीं कर सकती फिर इसका मतलब। लेकिन यही चीज यहाँ पे चेंज हुआ पहली बार। अब मौसी ने केस किया और ये केस वैलिड हुआ, क्योंकि माँ ने जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो अपने मौसी का ध्यान रखेगी, उनको हर महीने गुजारा भत्ता देगी। ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में थे और ये चीज इसने नहीं किया। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ये कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ था मौसी के बेनिफिशियरी के लिए। मौसी एक बेनिफिशियरी थी इसमें, और बेटी ने मौसी को कुछ नहीं दिया, तो मौसी के पास कोई राइट नहीं है। लेकिन मौसी ने केस करा क्योंकि मौसी को राइट मिल गया। ये राइट दिया गया इस केस में, चिन्या वर्सेस रमैया। और इस कारण भारत में कुछ चेंजेस हुए लॉ ऑफ प्रिवोर्टी में। इसके जुड़ गए कुछ एक्सेप्शंस। देखो, डायरेक्ट पहले एक्सेप्शन बताते तो समझ नहीं आता, अब समझ आएगा। बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट, वही चीज बेनिफिशियरी के लिए किया गया है, मौसी के लिए किया गया। अब केस लॉ भी नहीं भूलोगे। तो एक्सेप्शंस ये आते हैं। फर्स्ट, ट्रस्ट वाला देख लिया। फैमिली सेटलमेंट, बच्चों के लिए आगे। थर्ड है एक्नॉलेज और ईस्टॉपर। अब तुमने मान लो एग्री कर दिया है, तब तो कोई बात ही नहीं बनती। एग्री करने के बाद तुम पीछे हट नहीं सकते। फिर है चार्ज ऑन प्रॉपर्टी। अब मान लो कोई लैंड है, लैंड के साथ किसी थर्ड पर्सन का बेनिफिट आ रहा है। मान लो तुमने एक भूतिया घर खरीदा है, उस भूतिया घर में एक रामू काका है वहाँ के नौकर, जब तक हमेशा होते रहे हैं। तो रामू काका हमेशा वहाँ जॉब करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। और अगर तुमने भी खरीदा कि तुम्हें उन्हें रखना ही है, हर महीने उनकी सैलरी देनी ही है, तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई अब मेरा है, मैं इनको रखूँ ना रखूँ, या मैं किसी और को रखूँ। ऑब्लिगेशन दी गई है कि हाँ इनको ही रखना है, कोई और आया तो भूत खा जाएगा उनको। रामू काका से ही रिश्ता है, वो भूत को संभाल के रख सकते हैं, आसपास के गांव वालों को सेफ रखते हैं उससे, तो तुम्हें रखना पड़ेगा रामू काका को। फोर्थ, एजेंसी। एजेंसी मान लो तुम इंश्योरेंस, LIC। ओके, तुम इसमें ऐसे 3 भी लिख दो, काफ़ी है, क्योंकि ये 4 नंबर से ऊपर का बहुत कम होता है किया है। ज़्यादा से ज़्यादा बस 4 नंबर में ही आने वाला है। ये मेन नहीं पर जानने वाली चीज़ है। क्रिटिसिज्म, कई बार इनजस्टिस होता है, वो तो हर एक चीज़ में इनजस्टिस होता है। तुम्हें कभी भी ये चीज़ समझना है, ये चीज़ डाल दो कि हाँ इसका इनजस्टिस होता है। देश का हर एक लॉ कहीं ना कहीं लोगों को इनजस्टिस देता है, तुम्हें भी पता है, कोई हैरान होने वाली बात है नहीं। लोग यहाँ पे अगर लगता है कि खुश हैं तो कभी जाके कोर्ट में बैठना, देखना जो जीत रहा है क्या वो भी खुश है, वो भी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा थक जाता है कोर्ट के चक्कर काटते काटते। सही होने के बाद भी उसकी बारी आने में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, बंदा कहीं ना कहीं दुखी हो ही जाता है। और ये हमारे क्या, हर देश का है, सब जगह यही हाल है, लोगों में मोरल्स की कमी है। भाई इस मैच में विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, लिख के ले ले तू। लगी 500-500 की, चल आजा, लग गई 500-500। ओह शिट यार, मैं तो हार गया। चल अब 500 रुपए निकाल। 1 मिनट, कैसे 500 भाई, कौन से? तुझे पता नहीं ये वेजिंग एग्रीमेंट है, ये वैलिड ही नहीं होता है। ये क्या कह रहा है? अब ये किस बला का नाम है? वेजिंग एग्रीमेंट सीधा सीधा मतलब है इसका सट्टा लगाना या जुआ खेलना। अब इसे लिख दो अपनी भाषा में। वैसे मैंने तुम्हें जो डेफिनेशन बताई है ये है सेक्शन 30 में, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये लिखी है। पर इसका सीधा सीधा मतलब यही है, सट्टा खेलना, जुआ खेलना, जो कि इंडिया में बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब दो पार्टीज किसी अनसर्टेन इवेंट के रिजल्ट पर पैसे जीतने या हारने का एग्रीमेंट करती है, उसे वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। अब किसी ऐसी इवेंट पे सट्टा लगाया हमने जो कि कंफर्म ही नहीं है होगी कि नहीं, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज कोहली सेंचुरी मारेगा कि नहीं मारेगा, तो इन बातों पे हमने एग्रीमेंट लगाया जो कि अनसर्टेन है काफ़ी। इसमें मनी हार सकते हैं कुछ भी, तो ऑब्वियसली सट्टा है तो इस पर नहीं ले गया। इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। अनसर्टेन इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए,
ये नहीं किसी फिक्स बात पे ही लगा दिया कि तू जो है अगर 10th क्लास पास कर ले तो यार बताइए 10th तो पास होगा ही, अब ये भी नहीं होगा क्या? तो अनसर्टेन होना चाहिए इवेंट कि हाँ तू पीएचडी करेगा या तू बड़ा होकर इंजीनियर ही बनेगा, वैसे ही बन सकता है यार, ये अनसर्टेन तो नहीं हुआ। ऑब्वियसली है लॉयर का बेटा लॉयर ही बन जाता है, नॉर्मली तो यही होता है। अब म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, दोनों पार्टीज का चांस होता है जीतने और हारने का। ये नहीं कि हाँ भाई 90% चांस है कि जो है यही टीम जीतेगी और सिर्फ 10% है और लोग उस पर बेट लगा देते हैं 10% पे, तो जिंदा जुआ है। इतना खतरनाक वाले जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। तीसरा है नो कंट्रोल ओवर द इवेंट जिस पे तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं। तुम जाके क्या विराट कोहली को सिखा दोगे कि हाँ भाई ऐसे खेल, ऐसे नहीं? तुम बारिश क्या करवा दोगे? है तुम्हारे हाथ में, तुम नेता हो। फोर्थ है नो अदर इंटरेस्ट एक्सेप्ट स्टेक, सिर्फ पैसा जीत हार का इंटरेस्ट होना चाहिए। इनका जो है जो भी चीज़ हो रही है, लाइक बारिश हो रही है तो भाई किसान का तो इंटरेस्ट होता है भाई बारिश में। अब क्रिकेटर का तो इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में, कोई क्रिकेट का बंदा कह रहा है तो उसके लिए चीज़ है। तुम में हमारा क्रिकेट से कोई लेना देना है नहीं, हम एज अ फैन, तो फैन को क्या ही कंसिडर किया जाता है। तो कुछ मतलब होना चाहिए उस गेम से, ना कि सिर्फ पैसे से इंटरेस्ट होना चाहिए हमारा। एग्रीमेंट टू पे मनी और मनी इज़ वर्थ, इसमें पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए या पैसे के बराबर का कुछ भी कंसिडरेशन, जो हमने पढ़ा था कि गाड़ी दे दी, बंगला तेरे नाम कर दिया, ऐसा उसका लीगल स्टेटस क्या होगा? अगर हम यही सेक्शन 30 से ही देखें तो ये पूरी तरीके से वॉइड होगा। वॉइड का मतलब आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वीडियो ज़रूर देखें हमारे, या चैनल पे है वॉइड एंड वॉइडेबल, तो ये चैनल पूरा वॉइड हो जाएगा। वॉइड का सीधा सीधा मतलब है कि कैंसिल हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी स्टार्टिंग से भी नहीं माना जाएगा। और कोर्ट में पैसा 1 रुपये भी रिकवर नहीं कर सकता। जो तुम्हारे वादे थे, भले ही कितने ही तुमने लीगल पेपर्स पे कर दिया हो, जो आपने देखा हो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया, तो भाई अब तो हो गई, कोई घंटा कुछ नहीं होगा उसका, सब गया गड्ढे में। 1 रुपये तुम उससे रिकवर नहीं कर सकते। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस दे दिए गए हैं। अब ऑब्वियसली बाहर फॉरेन से आया है तो पहला एक्सेप्शंस इसका हॉर्स रेसिंग, घोड़े का खेल वहाँ खेलते हैं तो हॉर्स रेसिंग के लिए। दूसरा दे दिया इंश्योरेंस, और तीसरा है स्किल बेस्ड गेम्स, इनको वेजरिंग से दूर रखा गया है। सब ठीक है, पर हॉर्स रेसिंग ये क्या है? तो वेजरिंग और इंश्योरेंस इसका एक एक्सेप्शन है, पर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके एग्ज़ाम में का इंश्योरेंस से कंपेयर आए, या फिर स्किल बेस्ड गेम्स जिसे हम जुआ ही बोलते हैं, तो उसके साथ बहुत आने का चांस है। उसके साथ कंपेयर में बताया जाएगा, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, उसके साथ ही कंपेयर आएगा। तो ये वेजरिंग में बेस्ड ऑन बेट और चांस, कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं, ये शुरू से वॉइड है। पार्टीज क्रिएट रिस्क, ऑब्जेक्ट इज टू विन मनी। लेकिन इंश्योरेंस में, और यही आप स्किल बेस्ड गेम में लगा दो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिर्फ विन मनी नहीं है, उस गेम के ऊपर भी इंटरेस्ट है। डाल देना कि इंटरेस्ट होता है गेम में। क्रिकेटर है जो हॉर्स रेस होती है तो उनका इंटरेस्ट है उस गेम में, वो खिलाड़ियों पे लगा रहे हैं पैसा, वहाँ पे रिस्क की जगह जो है स्किल डालना होगा। वॉइड नहीं, वो वैलिड होते हैं। और यहाँ बेट की जगह इस एनालिसिस डाल देना। इंश्योरेंस में ये कोई बेट नहीं होता, ये तो प्रोटेक्शन। तो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एसेंशियल, ये वैलिड है। रिस्क तो हमेशा से है लाइफ को, ये उस रिस्क को कवर कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज इंडेमनिटी, याद रखना, या तो इंश्योरेंस के साथ कंपेयर आएगा या तो स्किल बेस्ड गेम्स का वेजरिंग एग्रीमेंट। अब तुम्हें पता है जुआ है, याद रखना जुआ। तो साथ साथ जुड़े रहे और फ्यूचर में और बढ़िया कंटेंट मिलेगा। लॉयर बन रहे हो तो मस्ट है ये चैनल आपके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में होना ही चाहिए। आखिरी चैप्टर, फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म, बेलमेंट और प्लेज। तो लेट्स स्टार्ट विथ बेलमेंट। तो अब तक आप इससे जो समझ रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस, तो हाँ बिल्कुल सही, आप बेलमेंट से जो समझ रहे हो बिल्कुल गलत है वो सब। तो अपना वाला सारा अनलर्न करो और यहाँ पे ध्यान दो नए चैप्टर की तरह। बेल वर्ड से आप अब तक जो भी जानते थे भूल जाओ उसे कुछ देर के लिए, वरना और कंफ्यूज हो जाओगे। बेलमेंट सिंपली मीन्स बेलमेंट सिंपली मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स। आगे का बाद में देखेंगे।
तो सिंपली मीन्स अभी आप इतना ही समझो, बेलमेंट का मतलब है डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये डेफिनेशन है, आप एक बार रोक के पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन समझ तभी आएगा जब तुम्हारा भाई इसे पूरा बताएगा। वही आपका सेक्शन 148। दो पार्टीज होती, एक बेलर एक बेली। ये चीज हमेशा याद रखना। गारंटर, गारंटी, पॉनर, पॉनी, हर चीज में जहाँ पे आ रहा है यानी कि वो दे रहा है, डिलीवर कर रहा है। अर का मतलब डिलीवर कर रहा है। ली, जो ली है वो रिसीव करेगा हमेशा। याद रखना, ली एक बंदे का नाम है जो हमेशा लेता रहता है। ली हमेशा लेता रहता है, खाओ बंदा ये आपसी। और बेलर हमेशा देता है, वो दानवीर है। दो पार्टीज इसमें होती है इन्वॉल्व, बेलर बेली। इसके अब एक बार इसके एसेंशियल देख लेते हैं कुछ। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, यहाँ पे जो हमेशा बोला डिलीवरी होगी यहाँ पे गुड्स की। अब तक का आप एकदम क्लियर समझ गए हो, तो अब आगे जाते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड फॉर सम पर्पस। ठीक है, तुम सामान दे रहे हो, अब सिर्फ सामान दे नहीं रहे हो, अब तुम सामान दे रहे हो किसी काम के लिए। समझ रहे हो? गेट इट, गेट इट। इसका दूसरा है डिलीवरी जो कर रहे हो किसी पर्पस के लिए कर रहे हो, यानी तुम फ्री फंड में ऐसे किसी को गिफ्ट दे रहे हो। तो अब एक बार देखते हैं पर्पस के लिए कैसे दिया जा सकता है इसके लिए। और थर्ड है, अगला बंदा उस जिस पर्पस के लिए गुड्स दिया गया था वो काम हो गया, अब तुम्हें उसे रिटर्न करना है। ओनरशिप डज नॉट चेंज। आपके दोस्त आपके पास आए, उसने बोला भाई मुझे जो है मेरी बुआ को लेने जाना है, अपनी स्कूटी देगा? तो आपने स्कूटी दे दी, तो यहाँ पे हो गया डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब किसी पर्पस के लिए दिया है आपने, ऐसे ही नहीं कि हाँ हांडने ताड़ने के लिए किसी को जा रहा है, वो जा रहा है बुआ को लाए, तो ठीक है किसी पर्पस के लिए हुआ, वो पर्पस फुलफिल हो गया, तो अब वो रिटर्न कर देगा गुड को। पर्पस अचीव हो गया, बुआ को लाया, अब वो रिटर्न कर देगा। और ओनरशिप तो चेंज नहीं हुई ना, वापस तो तुम्हारी ही रही, वो सामान लेके उसने तुम्हें वापस दे दिया। तो ये हो गई आपकी बेलमेंट। एक हल्का आइडिया लगा, वापस से समझ गए। आपने अपने दोस्त को स्कूटी दी, बुआ को लाने के लिए, बुआ को लेके आ गया तो उसने रिटर्न कर दिया और ओनरशिप चेंज नहीं हुई, आप ही ओनर रहे उसके। गेट इट? एक आइडिया लगा। क्या हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? है तो चलो आगे चलते हैं। तो अब देखो, ये है जापानीज कार्स। आपकी टोयोटा हो गई, फॉर्च्यूनर और होंडा सिटी। अब इन गाड़ियों में क्या खासियत है? जापानीज गाड़ियों की ये क्वालिटी है, तुम इन्हें सर्विस कराओ ना कराओ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही जो ऑब्वियसली सबके लिए बोला जाता है कि हाँ 10,000 किलोमीटर पे कराओ, फिर 20,000 किलोमीटर पे कराओ, लेकिन तुम 10,000 किलोमीटर पे कराओ या 50,000 किलोमीटर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलते रहेंगे, तुम्हें बेस्ट परफॉर्मेंस देती रहेंगी। लेकिन वहीं दूसरे साइड पे ये आपकी बीमर, मर्सिडीज, ऑडी, इनकी क्या खासियत है? ये है जर्मन गाड़ियाँ। तो है तो ये भी मक्खन एकदम, भगेंगी नहीं, ये उड़ेंगी, लेकिन इनको टाइम टू टाइम प्रॉपर सर्विस देनी पड़ती है। इनके सर्विस में लोगों की किडनियाँ बिक जाती हैं। इतनी सस्ती तो नहीं होती किडनियाँ भी, बट इन्हें प्रॉपर सर्विस चाहिए। तुम इनके साथ कोई लापरवाही नहीं कर सकते जो तुम किसी जापानीज गाड़ी के साथ कर सकते हो। अब मान लो तुम जो है BMW बेच रहे हो, वो भी कहाँ, जापान के अंदर। तो अब जापान में BMW बेच रहे हो, तुम उसे जस्ट ऐसे ही बोलोगे कि हाँ ये सर्विस वाली ये सही है, इनमें कराते रहो 10,000 पे 20,000 पे। उनके लिए नॉर्मल चीज़ है कि अरे जापान में गाड़ी बिक रही है, हम लोग तो ऐसा सर्विस ना भी करा चल जाए। लेकिन तुम्हें यहाँ पे स्पेशल उनको बताना पड़ेगा कि हाँ ये अलग है, ये मेरा वाला अलग है, सबसे अलग है, तो औरों जैसी नहीं है। ये चीज़ तुम्हें इसे बतानी पड़ेगी, ये बाकी जापानी गाड़ियों जैसी नहीं है। तो कोई चीज़ अलग से है तो तुम्हें इसमें मेंशन करना पड़ेगा लोगों को, इस गाड़ी में अलग है कुछ, ये बाकी जापानीज नहीं है। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, यहाँ पे आपका दोस्त उसे ले गया था आपकी स्कूटी को। अब आपकी स्कूटी में कोई मान लो फॉल्ट है, उसकी ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं या सही से काम नहीं कर रहे हैं, हॉर्न नहीं काम कर रहा है, कभी करता है या कभी नहीं करता है, हर एक चीज़ तुम्हें परफेक्टली उसे बतानी होगी बेलमेंट के अंदर। किसके अंदर? बेलमेंट में। अगर जो है तुम्हारी चीज़ कुछ ख़राब, तुम्हारा दोस्त ले गया था वो कुछ ख़राब करता है, तो तुम्हारा दोस्त उसे रिपेयर कराएगा, उसके पैसे देगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पर ये सारे हैं तो कॉमन सेंस ही, और इतने तो तुम चीते हो ही, ये खुद से भी समझ के कर सकते हो सारी बेसिक चीज़ें। तो एक बार देखें यहाँ पे क्या था, इससे रीजनेबल केयर रखना था, इसने रीजनेबल केयर नहीं रखा, जर्मन गाड़ी को यहाँ पे रखा। अगर वो रीजनेबल केयर रखता, उसे ना बताता कि हाँ ये अलग है, तो वो भी इसे जो है बाकी टोयोटा की तरह ही ट्रीट करता
और उसके बाद कुछ नुकसान होता तो कंपनसेशन देना पड़ता तुमको। इसीलिए तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम इसका अलग है ये तुम उसे बताते। यहाँ पे तुमने अपने दोस्त को नहीं बताया कि भाई इसकी ब्रेक खराब है, तो क्योंकि तुमने गाड़ी दी है, कंपनसेशन भी इसीलिए उल्टा तुम्हें ही देना पड़ेगा। गांधी मनी, जेब ढीली करो अपनी। और तुमने मान लो उसे दी थी बुआ को लाने के लिए, और तुम्हारा दोस्त बुआ को लाने की जगह उसे रैपिडो की तरह यूज कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे पर्पस जरूरी चीज है इसमें, फॉर सम पर्पस। बेलमेंट की जब भी आएगी डेफिनेशन, तुम अब सिर्फ डिलीवरी ऑफ गुड नहीं, वो समझाने के लिए बताया था, तुम्हें पूरा लिखना होगा डिलीवरी ऑफ गुड फॉर सम पर्पस। तो यहाँ पे तुमने उसे पर्पस के लिए दिया था बुआ को लाने के लिए, लेकिन वो चला गया रैपिडो में। अब वो इसे रैपिडो में चला रहा है, एक बाइक टैक्सी इसकी बना दी तुम्हारी स्कूटी की। तो ये तो रीज़न नहीं था, ये वो पर्पस नहीं था जिसके लिए उसने लिया था, जिसके लिए उसे दिया गया था। तो अब तुम अपने फ्रेंड से कंपनसेशन ले सकते हो। ठीक, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और पर बेसिक चीज़ें। अब मान लो तुम्हारी बात हो रखी है कि हाँ तुमने जो इससे स्कूटी दी है ये उससे रैपिडो चला सकता है, तुम्हें लगा कि अरे मेरा दोस्त तो नल्ला बेरोजगार छपरी है, तो इसे दे देता हूँ अपनी स्कूटी, ये उससे 2 रुपए कमा लेगा, घर पे डांट कम सुनेगा। तो तुमने अपनी स्कूटी दे दी इसे बाइक टैक्सी में चलाने को, तुमने इसे बाइक टैक्सी चलाने को दे दी अपनी स्कूटी। अब तुमने दी थी मान लो 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते से पहले तुम्हें कोई नीड हुई, तुमने वापस इससे मांग ली स्कूटी, वापस ले ले। अब क्योंकि उसका नुकसान हुआ, वो उससे पैसे कमा रहा था, उसने आगे कहीं और दे रखा, कुछ कर रखा, उसके कुछ प्लान्स थे उस बाइक के साथ 1 महीने के लिए फिक्स हो रखी थी डील, तुमने 1 महीने से पहले ले लिए, तो इससे तुम्हारे दोस्त का नुकसान हुआ, तो यहाँ पे कंपनसेशन तुम्हें देना पड़ेगा। सारी ऐसी बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। तुमने वक्त दिया है तो तुम वक्त से पहले चीज़ नहीं ले सकते अपनी, यही चीज़ है, चीज़ की बात है। असली चीज़ तो यही है, और चीज़ी तो मुझे पसंद है। खराब किया तो वही देगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। चीज़ खराब है, अनयूजुअल है, तुम्हें बताना ज़रूरी है, ये याद रखना। स्कूटी सही काम नहीं कर रही है तो तुम नहीं भी जानते हो, तब भी तुम्हारा दोस्त जब तुमसे मांगता होगा तो तुम उसे बताते होगा कि हाँ ढंग से चलाइए, इसकी ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, इसके ब्रेक टाइट है, या जब तुम्हारा ना भी देने का मूड हो तब भी तुम बोल देते हो। ओके, तो बाकी सारी कॉमन सेंस और मेन बिलमेंट यही चीज़ है। किसी पर्पस के लिए तुम उससे सामान दे रहे हो, पर्पस पूरा हो जाए, तुमने सामान ले लिया, ओनरशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दिस इज़ योर बेलमेंट इन ईजी शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट। तो अब बात करते हैं प्लेज की। प्लेज और बेलमेंट में क्या अंतर है? कुछ नहीं, बस प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट। अगर ये पूरा बेलमेंट है तो इसका एक छोटा सा पार्ट है प्लेज। ये चीज़ आपने कई बार देखी होगी, पूरा का पूरा प्लेज बेलमेंट है लेकिन बेलमेंट प्लेज नहीं है। हर एक प्लेज बेलमेंट है लेकिन हर एक बेलमेंट प्लेज नहीं है। एक बार डेफिनेशन पे आप नज़र डाल लो। और प्लेजमेंट के होते हैं 2 टाइप, पॉनर पौनी, जिसकी हमने पहले बात करी। पॉनर कौन है एक बार आप बताओ, हल्का सा दिमाग पे जोर डालो। ली, जहाँ पे ली है खाऊ बंदा, ली जहाँ रहेगा वो रिसीव करेगा बस। और अर पॉनर बेलर, जहाँ पे अर आएगा वो करन है, करन मतलब दानवीर, वो दे रहा है। अर करन 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 अर, नीली ली यानी खाऊ, और करण हमेशा देता है, दानवीर है। 2 पार्टीज होते हैं इसमें। अब इसकी और जरा एक बार नजर मारते हैं। अ प्लेज इज बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ डेप्ट, जो आपने पहले अभी देखा था। इसने उसे अपनी बाइक दी थी, स्कूटी दी थी। अगर बोला इस बंदे ने कि जो है मैंने अगर तुम्हें पार्टी नहीं दी तो तुम मेरी स्कूटी रख लेना, तो यहाँ पे क्या किया कि भाई तू मेरा एक काम या फिर एक कोई काम होगा किसी चीज के ऊपर, वो काम अगर नहीं होता है तो तू मेरे पैसे ले लियो, अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाता तो तुम जा मेरी गाड़ी रख ले। कोई अपना सामान दिया है इसने अगले को, जो आप अक्सर गोल्ड फाइनेंस गोल्ड लोन वाले में क्या होता है, आप अपना सामान देते, अपना गोल्ड दिया आपने, बदले में कैश ले लिया। अब तुम अगर उसका कैश नहीं लौटा पाए, उसे पैसे नहीं लौटा पाए, तो तुम्हारा गोल्ड हमेशा के लिए उसका हो जाता है। बस वही वाली चीज इसमें चलेगी। वो एग्जांपल हमेशा याद रखना। पैसे के बदले में कोई सब सामान दिया है एज अ सिक्योरिटी,
देखिए यहाँ पे ये लड़का कह रहा है, पॉनर पॉनी को कह रहा है कि उसने इसे गोल्ड दिया, अगर मैं तुम्हारे पैसे ना दे पाऊँ तुम मेरा गोल्ड रख सकते हो। और एक और चीज, ये गोल्ड इसका यूज नहीं कर सकता, ये बस उसको सेफ रख रहा है, उसका ध्यान रख रहा है। अगर वो लिमिटेड एक टाइम दिया गया था, उस टाइम तक पैसे वापस नहीं कर पाता, तब जाके हमारा बैंक मैनेजर उसका माल बेच सकता है, उसका गोल्ड बेच सकता है। इसके कुछ एसेंशियल डिलीवरी ऑफ गुड जो आपने उसमें देखा था, डेप्ट और प्रॉमिस, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, जो पिछले में था गुड्स डिलीवर्ड होना चाहिए। फिर तो इसके कुछ राइट्स भी होंगे भाई, ओनर का राइट है, गुड्स उसे वापस मिल जाएगा जब उसने पैसे दे दिए, तुमने पैसे दे दिए, तुम्हें तुम्हारा गोल्ड वापस मिल जाएगा। और पॉनी वो तब तक उस गोल्ड को रख सकता है जब तक उसका पैसा नहीं मिला है। और इसके अलावा कोई सामान में एक्स्ट्रा कुछ होता है तो उसका एक्सपेंस रख सकता है, जैसे कि अगले को स्कूटी दी थी, अब स्कूटी के लिए उसे पार्किंग चाहिए तो उस पार्किंग का भी पैसा ले सकता है, तो जरूरी एक्सपेंस वो देना पड़ेगा। लाइक अगर कोई बर्फ दिया है कि लो मेरी बर्फ की मूर्ति रख लो तुम, तो उसे कोल्ड तापमान चाहिए, फ्रीजर चाहिए, उसका खर्चा भी देना पड़ेगा ऐसा। तो प्लेज एक स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट है जहाँ पे मेन पर्पस इसका सिक्योरिटी है। उसमें अब तक सामान दे रहे थे, यहाँ पे सामान दे रहे हो लेकिन वहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे थे, यहाँ सिक्योरिटी के लिए दे रहे हो। ये आ सकता है और जब भी आएगा या तो नॉर्मल पूछा तो 4 मार्क्स में ही पूछेगा, 4 से 5 नंबर वाले में, और बड़े में पूछेगा तो ये चीज पूछेगा ही, बेलमेंट और प्लेज क्या डिफरेंस बताओ। तो ये बेलमेंट है और ये बेलमेंट ऑफ प्लेज है, प्रॉपर यही है, बेलमेंट ऑफ प्लेज, ऐसे प्लेज भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुआ था, तुमने सामान दिया था, यहाँ पे तुमने सिक्योरिटी दी है एज अ लोन रीपेमेंट। इसे बेलर बेली, बेलमेंट बेलर बेली, ये आपका 148 है, ये 172 है, ये कौन बेलर बेली होगा, ऑनर पॉनी पोना पोनी, ऑनर पॉनी पोना पोनी। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन ऐसी नहीं है, तुमने तो दोस्त को ऐसी भाईचारे में अपनी स्कूटी दी थी, यहाँ पे तुमने दोस्त को स्कूटी दी है कंसिडरेशन के तौर पे कि अगर पार्टी नहीं दी तो मेरी स्कूटी जा रख लियो। यहाँ पे अगले बंदे को कोई राइट नहीं है, बेली तुम्हारा माल नहीं बेच सकता बेलमेंट में, तो प्लेज में तो बेच सकता होगा, नहीं प्लेज में भी नहीं बेच सकता जब तक कि वो पैसे वापस ना कर दे। अगर टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, कहा था कि 1 साल के अंदर मैं तुझे पार्टी दूंगा, 1 साल के अंदर तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तो 1 साल वेट करेगा, चल कुछ टाइम एक्स्ट्रा वेट कर लिया, एट अ टाइम वो क्या करेगा, उसे रखेगा थोड़ी संभाल के, जब पैसे लग रहा है बेच देगा उसे, तो इसके पास बाद में जाके राइट आता है, वरना ये सिर्फ उसे सेफ रखेगा, इसका काम है सेफ रखना। बेलमेंट में वो अगला बंदा सिर्फ जिस काम के लिए दिया है बुआ को लाने के लिए, तो बुआ को लेके आएगा, बोलेगा कि बाइक टैक्सी चलाओ तो बाइक टैक्सी चलाएगा, सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे पर्पस है सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की तरह उस सामान को रखना है जब तक कि रीपेमेंट ना हो जाए। ओके, अब आपको दोनों चीज समझ आ गई होंगी, वेल एंड गुड। चलिए मिलते हैं फिर, ये कोर्स खत्म। बाकी की सारी वीडियोस आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं, हमारी कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट में। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम के टाइम पे देख रहे होगे आप लोग, ये बहुत कम ही होता है कि जो है लोग नॉर्मल भी पढ़ रहे हैं, बस एग्जाम आया तब जाके पढ़ाई शुरू हो रही है। बाकी का सारा इसमें कॉमन सेंस है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, बस कॉमन सेंस है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। बाकी मैं चाहूंगा आप एक नजर इन क्वेश्चंस पे भी डाल लें, ये पास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो एक बार इनको ज़रा अच्छे से देख ले, एक बार समझ ले, हो सके तो सॉल्व कर सके, वक्त है तो करें, एग्जाम से पहले इससे कॉन्फिडेंस आएगा। मिलते फिर अगली वीडियो में, बाय।